वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसी एक्सप्लेनर। मैं तो बिना देरी की एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। था और वो देखता है कि ये तो बिल्कुल मिस्टर एजिक जैसा लग रहा है। यानी क्लाइंट का टीचर एक ये एम्बलम के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो ये लोग शिफ्ट में काम करेंगे। एक आदमी एम्बलम को पकड़ के कैसल के अंदर रहेगा, तब तक बाकी दो लोग कैसल के बाहर रहेंगे और ये हर 2 घंटे में शिफ्ट बदल लेंगे। क्लाइंट कहता है कि सबसे पहले मैं रुकने को तैयार हूँ, आप लोग बाहर जाके आराम करो। डन एम्बलम देकर बाहर चला जाता है। किसी को नहीं पता कि ये एम्बलम आया कहाँ से है। ये लोग बस इतना ही जानते हैं कि ये सन पाथवे से कनेक्टेड है। अब क्लाइंट सोचता है कि अगर वो ग्रे फॉग में जाकर इस एम्बलम पर डिविनेशन करे तो शायद पता लग सकता है कि ये कहाँ से आया है। वो ऐसा ही करता है और एम्बलम पर डिविनेशन करने लगता है, जिसके बाद क्लाइंट को द चर्च ऑफ इटर्नल ब्लेजिंग सन दिखाई देता है। दोस्तों, इस दुनिया में 8 तरह के देवता हैं और उनको पूजने के लिए 8 तरह के चर्चेस हैं। चर्च ऑफ इटर्नल ब्लेजिंग सन बेसिकली सूर्य देवता को पूजते हैं और इनके पास ही सन पाथवे का पोषण है। और हाँ दोस्तों, एलोटियम के गॉड्स हमारी दुनिया के गॉड्स से बिल्कुल अलग होते हैं और इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। खैर, क्लाइंट यहाँ एक प्रीस्ट को देखता है जिसके सामने एक गोल्डन लिक्विड था। ये लिक्विड प्रीस्ट के हाथ में रखे एम्बलम में चला जाता है और ऐसा होते ही वो प्रीस्ट जल के खत्म हो जाता है। यानी इस एम्बलम को इसकी पावर गोल्डन लिक्विड से मिली है। क्लाइंट सोचता है कि ये लिक्विड आखिर है क्या और वो उसकी एक बूंद को छू लेता है और ऐसा करते ही क्लाइंट को एक बड़ा सन दिखाई देता है, जिसके बाद क्लाइंट और इस पूरी जगह में आग लग जाती है। क्लाइंट दर्द से तड़पने लगता है और लग रहा था कि वो मर जाएगा, लेकिन तभी ग्रे फॉग की पावर इस आग को बुझा देती है और क्लाइंट बच जाता है। क्लाइंट को रियलाइज होता है कि वो डिविनेशन करके सीधा इटर्नल ब्लेजिंग सन के पास पहुंच गया था और कोई भी मामूली इंसान किसी गॉड को डायरेक्ट नहीं देख सकता है, इसीलिए क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ। अगर ग्रे फॉग नहीं होता तो क्लाइंट की राख भी नहीं मिलती। खैर, क्लाइंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसे कुछ शब्द दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि एंजल ऑफ प्योर वाइट, और उसे सन पाथवे के सीक्वेंस 4 का नाम भी पता चलता है, जो था अनशैडोड। उसे ये भी बताया जाता है कि गॉड्स को डायरेक्टली नहीं देखते। क्लाइंट समझ जाता है कि वो गोल्डन लिक्विड सन गॉड का ब्लड था और उसे फिर से उस लिक्विड के साथ डिविनेशन करके देखना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी वो मरते मरते बचा है। वो अपने श्राइन की मरम्मत करता है और ग्रे फॉग से बाहर आ जाता है और अब से वो याद रखेगा कि ऐसे ही किसी भी चीज पर डिविनेशन नहीं करना चाहिए। खैर, सुबह होने पर ये लोग वापस आ जाते हैं। कैसल के पिशाच को इन्होंने खत्म कर दिया था, तो एलिजाबेथ को अब कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। डन और फ्राई एम्बलम को वापस ब्लैकथॉर्न ले जाने लगते हैं और वो क्लाइंट को थोड़ा आराम करने को बोलते हैं। क्लाइंट देखता है कि उसके मेल बॉक्स में किसी की चिट्ठी आई हुई थी। ये चिट्ठी मिस्टर एजिक ने भेजी थी कि उन्हें हॉर्नेसिस के बारे में कुछ पता चला है। क्लाइंट उनसे मिलने यूनिवर्सिटी जाता है, पर उसे डर लग रहा था कि एजिक सच में वो पेंटिंग वाले मॉन्स्टर तो नहीं है। वो एजिक के कमरे में जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं था और दीवार पे उसे वो ड्राइंग बनी दिखती है। क्लाइंट पहचान जाता है कि ये ड्राइंग तो उसी लामुड कैसल की है, यानी कि उस पेंटिंग में वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एजिक ही है। तभी एजिक यहाँ आ जाता है और क्लाइंट से कहता है कि आजकल उसे बुरे सपने आते हैं और जब वो जागता है तो उसे दीवार पे ये ड्राइंग बनी मिलती है। वो अब क्लाइंट को हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज की एक बुक देता है। क्लाइंट उसे थैंक यू बोल के तुरंत यहाँ से खिसकने की सोचता है, लेकिन एजिक कहता है कि तुम्हें बुक यहीं पढ़नी होगी, क्योंकि वो अब इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, तो वो बुक को कैंपस से बाहर नहीं ले जा सकता। क्लाइंट अब बैठकर बुक पढ़ने लगता है। उसे एक कैसल की फोटो दिखाई देती है। क्लाइंट ने भी अपने सपने में एक टूटा फूटा कैसल देखा था जिसमें एक बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ था, मानो वो किसी इंसान नहीं बल्कि गॉड के लिए हो। खैर, हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज लियोन किंगडम और इंटिस के बीच में बने हुए हैं और यहाँ मिले खंडहरों के अनुसार इस जगह पर एक देश हुआ करता था, द नेशन ऑफ द एवरनाइट, और उस देश के लोग भी दिखने में इंसानों की तरह ही थे। उनका मानना था कि मौत से किसी का अंत नहीं होता है और मरे हुए फैमिली मेंबर्स उनके लिए अच्छे होते हैं, इसीलिए वो मरने के बाद भी अपने फैमिली मेंबर्स को 3 दिन तक अपने बिस्तर में सुलाया करते थे। लेकिन किसी को नहीं पता कि 3 दिन के बाद उन बॉडीज को दफनाया जाता था कि नहीं। खंडहरों में उन्हें इंसानी सभ्यता के काफी सबूत मिलते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन्हें इस जगह किसी भी इंसान की बॉडी नहीं मिली, मानो पूरे देश के लोग कहीं गायब हो गए। ये लोग एक रहस्यमयी एंटिटी की पूजा किया करते थे जिसका नाम था हर,
रूलर ऑफ एवरनाइट और मदर ऑफ द स्काई। अब क्लाइन सोचता है कि इसका एवरनाइट गॉडेस से तो कोई कनेक्शन नहीं है। एजिक अब क्लाइन को कॉफी पीने बोलता है जो कड़वी थी, तो क्लाइन उसमें 2 चम्मच चीनी डाल लेता है, जो देख एजिक बोलता है कि तुम तो हमेशा 1 ही चम्मच चीनी लिया करते थे, जिस पर क्लाइन बहाना बना देता है। एजिक बोलता है कि आजकल वो जादू टोने के बारे में पढ़ रहा है और उसे पता चला है कि क्लाइन की किस्मत में कुछ छेड़छाड़ हुई है और वो दोनों आपस में किसी तरह कनेक्टेड हैं। एजिक ये भी समझ जाता है कि क्लाइन ने ड्राइंग वाले कैसल को असली में देखा है, क्योंकि तब से ही वो बहुत नर्वस है। यानी क्लाइन को एजिक के सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। एजिक कहता है कि चिंता मत करो, मुझे बस अपने पास्ट के बारे में जानना है। इसके बाद क्लाइन एजिक को लेकर उस कैसल की तरफ जाने लगता है। उसने पहले ही डिविनेशन करके देख लिया था कि एजिक को वहां ले जाना सही होगा कि नहीं, तो उसे पता चला कि उसे एजिक की मदद करनी चाहिए। बदले में एजिक फ्यूचर में उसकी जान बचाएगा। अब यहाँ आने पर एजिक को अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं कि कैसे ये महल बहुत ही सुंदर हुआ करता था। यहाँ पर अस्तबल था जिसमें मेरा प्यारा सफेद घोड़ा रहता था। महल के अंदर उसका बेटा खेलता रहता था। उसे बड़ी तलवार लेकर भागना बहुत पसंद था और वो खुद को राजा का नाइट बताता था, जो सुन क्लाइन समझ जाता है कि वो पिशाच और कोई नहीं बल्कि एजिक का बेटा था। एजिक अपने बेटे की तलवार उठा लेता है और क्लाइन को भी एजिक की मेमोरीज दिखने लगती हैं। ये खंडहर एक आलीशान महल हुआ करता था। उसका बेटा यहाँ बैठकर तलवार को साफ करता था। तभी क्लाइन के पास बेसमेंट में जाने का रास्ता खुल जाता है, जिसमें से बदबू आ रही थी, जैसे अंदर कोई बुरी आत्माएं फंसी हों। वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक कॉफिन मिलता है। एजिक उसका ढक्कन हटाता है तो उसके अंदर एजिक के बेटे की बॉडी थी। क्लाइन समझ जाता है कि पहले किसी ने इस कॉफिन के साथ छेड़छाड़ की है और इसीलिए उसका बेटा एक पिशाच बन गया था। एजिक अपने बेटे को देख बहुत गुस्सा हो जाता है और हम ढेर सारी बुरी आत्माओं को इस कमरे में आते हुए देखते हैं। वो सभी आत्माएं एजिक के पास खड़ी हो जाती हैं और अब हमें एजिक का पास्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले हम एक युद्ध के मैदान को देखते हैं जहां लाशों के ढेर लगे हुए थे और सिपाही उनमें आग लगा रहे थे, लेकिन एक जलते हुए ढेर में से एजिक निकलकर बाहर आता है। पता नहीं कैसे, लेकिन वो अब भी जिंदा था, जो देख सिपाही डर के भागने लगते हैं। इसी समय हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि किसी तरह का काला जादू कर रही थी और चैंट कर रही थी कि मुर्दा पेल वाइट से लौट कर आएगा और हर तरफ तबाही और मौत होगी। सिपाही एजिक को मारने दौड़ते हैं तो एजिक एक तलवार उठाकर उन पे ही हमला कर देता है। वो इन्हें मक्खन की तरह काट रहा था। इसके बाद वो कुछ लोगों को हवा में उड़ाकर उन्हें अपने हाथों से ही कुचल देता है। वो किसी तरह की एबिलिटी यूज करता है जिससे यहाँ पर एक विशालकाय स्केलेटन आ जाता है और वो भी एजिक के साथ इन सैनिकों से लड़ने लगता है। इसके बाद हम किसी और समय का सीन देखते हैं जिसमें एजिक पूरे आर्मर में था और कोई युद्ध जीत कर आया था, जिसके लिए उसे ग्रैंड बैरन लामुड का टाइटल दिया जाता है। एजिक की एक सुंदर बीवी और बेटा भी था जो बोलता है कि वो भी बड़ा होकर अपने फादर की तरह एक महान नाइट बनेगा और क्लाइन भी ये सब मेमोरीज देख रहा था। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एजिक के आसपास ढेर सारी आत्माएं आ गई थीं, बल्कि उसके पास आत्माओं की एक पूरी सेना थी। शायद उसकी शक्तियों की वजह से उसकी बीवी और बच्चे पर बुरा असर हो रहा था, इसीलिए एजिक अपनी फैमिली, तलवार और कैसल सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाता है। खैर, मेमोरीज यहीं खत्म हो जाती हैं और क्लाइन एजिक को जगाने लगता है और हम देखते हैं कि एजिक डेथ पाथवे का बियॉन्डर है, लेकिन उसका सीक्वेंस हमें नहीं बताया जाता। एजिक के बेटे को जिंदा ही इस कॉफिन में सील कर दिया गया था। उसे कॉर्प्स सप्रेशन रिचुअल करके सील किया गया था, जो कि हाई लेवल के बियॉन्डर्स को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो वापस जिंदा ना हो सकें या आसपास के एरिया को करप्ट ना कर सकें। वो ये भी देखते हैं कि कोई उसकी खोपड़ी चुराकर यहाँ से ले गया है और एजिक कहता है कि ये काम पिछले 3 महीने में ही किसी ने किया है। क्लाइन अब समझ जाता है कि बॉडी के साथ छेड़छाड़ से ही वो पिशाच बन गया था और इसीलिए हमें उसका सिर भी देखने को नहीं मिला था। खैर, एजिक कहता है कि जिसने भी ये काम किया है उसे इसकी 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अब ब्लड लाइन ट्रेसिंग नाम की एबिलिटी यूज करता है, ये पता लगाने के लिए कि उसके बेटे की खोपड़ी कहाँ पर है। वो और क्लाइन एक बड़े से गेट के सामने पहुंच जाते हैं जिसमें से लाखों खोपड़ियां निकलकर बाहर आती हैं, लेकिन अपने बेटे का सिर एजिक को नहीं मिलता। एजिक क्लाइन से कहता है कि उसने फिर से क्लाइन के अंदर किसी तरह की अलग पावर को महसूस किया है। खैर, इसके बाद एजिक अपने बेटे को ठीक तरह से दफना देता है। क्लाइन अब उससे पूछता है कि क्या आपको याद आ गया कि आप कौन थे? एजिक बताता है कि उसने अपनी मेमोरीज को टुकड़ों में देखा है, इसलिए उसे सब कुछ पता नहीं चला, पर उसे इतना पता है कि वो हजारों सालों से जिंदा है। अब तक उसने कई सारे सपने देखे हैं। किसी सपने में उसकी एक बेटी है
जिसे वो झूला झूला रहा था। किसी सपने में वो एक लॉर्ड है और उसके 3 बच्चे हैं और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन हर सपने में वो उन्हें चोट पहुंचा देता है और सपने के आखिर में हमेशा अकेला ही रह जाता है। और अब जाके उसे पता चला कि वो सब सपने नहीं थे, बल्कि उसकी अलग अलग जिंदगियां थीं। दोस्तों, एजिक जब भी मरता है तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है, जिसमें वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ भूल जाता है और उसकी हर लाइफ के आखिर में वो अकेला ही रह जाता है। फैमिली से अलग होने का दुख शायद उसकी आत्मा में छप गया था, इसीलिए अब वो कोई फैमिली ही नहीं बनाता। न जाने कितनी जिंदगियां उसने अकेले रहकर ही गुजार दी हैं। शायद लंबी जिंदगी की यही कीमत है। एजिक क्लाइन का शुक्रिया करता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब तक वो समुंदर में भटकती हुई किसी नाव की तरह था, जिसे ना तो अपने पास्ट का पता था और ना ही ये कि उसे कौन से किनारे पर जाना है, पर अब उसे एक दिशा मिल गई है। क्लाइन सोचता है कि इस दुनिया में वो भी एक भटकती हुई नाव की तरह है। उसे नहीं पता कि वो कब अपनी दुनिया में वापस लौटेगा और अपने पेरेंट्स से मिलेगा, पर वो खुशनसीब है कि इस दुनिया में उसके पास मेलिसा और बेंसन है। उसके पास एक फैमिली है, लेकिन आखिरकार वो असली क्लाइन नहीं है। एक ना एक दिन तो वो इन्हें छोड़कर चला जाएगा, इसीलिए इन दिनों में वो जितना हो सके उतना मेलिसा और बेंसन के साथ टाइम स्पेंड करेगा, ताकि जब वो यहाँ से जाए तो उसे ये खुशी के पल याद रहें। क्लाइन अब अपने घर के अंदर चला जाता है। एजिक अब क्लाइन से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? क्लाइन बोलता है कि आपने कहा था कि मेरी किस्मत में कुछ छेड़छाड़ हुई है, उससे आपका क्या मतलब था? अब एजिक क्लाइन से पूछता है कि पिछले 2-3 महीनों में तुम्हारे साथ कोई इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस हुए हैं क्या? शायद तुम्हारा जवाब उन्हीं में छुपा हुआ है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिसमें जेनकिंस विंसेंट को एंटीगोनस नोटबुक बेच रहा था। जेनकिंस वही है जो पहले एपिसोड में क्लाइन का पीछा कर रहा था और विंसेंट जो 4th एपिसोड में मर चुका है। और हम इनके साथ एक तीसरे दाढ़ी वाले आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम है सीरियस। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। क्लाइन और नील ब्लैकथॉर्न कंपनी में आते हैं, जो देखते हैं कि यहाँ तो पार्टी चल रही थी। असल में कैनली की एंगेजमेंट हो गई है, तो सब उसी को सेलिब्रेट कर रहे थे। नील अब मजाक करते हुए कहता है कि चलो नाइट हॉक्स में किसी को तो रोमांस करने को मिलेगा। यहाँ हम सीका ट्रोन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सीक्वेंस 8 की बियॉन्डर है और वो एक रोमांटिक नॉवेल लिख रही थी। लेनर्ड यहाँ आके कुछ फालतू बातें करता है, जिस पर रोजेन उसे चिढ़ाती है कि तुम तो पोयम भी नहीं लिख सकते, जबकि तुम मिडनाइट पोएट के बियॉन्डर हो। वो ये भी कहती है कि आज के दिन तो उन्हें छुट्टी कर लेनी चाहिए, पर तभी डन यहाँ आ जाता है और सबको उनके काम बता देता है। सभी लोगों को बाहर पेट्रोलिंग पे जाना था, बस लेनर्ड और रॉयल यहीं रहेंगे, लेकिन वो क्लाइन को काम देना भूल जाता है। लेनर्ड कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नाइटमेयर पाथवे वाले बियॉन्डर्स अक्सर ही चीजें भूल जाते हैं। कभी कभी उन्हें रियल लाइफ और सपने में फर्क पता ही नहीं चलता। अगर किसी दिन डन को सब कुछ याद आ गया तो जरूर दिक्कत वाली बात होगी। डन अब क्लाइन से कहता है कि आज वो चाइनीज गेट पर नजर रखेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अंदर से कैसी भी आवाज आए उसे गेट नहीं खोलना है। और क्योंकि क्लाइन को नाइट हॉक्स ज्वाइन करे 2 महीने हो चुके हैं, तो उसे एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार करनी है। क्लाइन अब पिछले 3 केस के बारे में सोचने लगता है, जो थे एलियट किडनैपिंग, रे बीबर इंसिडेंट और विंसेंट का मैजिक मिरर। इन तीनों केस में क्लाइन जुड़ा हुआ था और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। तभी क्लाइन को चाइनीज गेट से कुछ आवाज आने लगती है, फिर वो गेट अपने आप ही खुलने लगता है और उसके अंदर क्लाइन को एक पपेट दिखाई देता है, जो क्लाइन की तरफ एक कागज का टुकड़ा दिखाता है और गेट फिर अपने आप ही बंद हो जाता है। क्लाइन खतरे की घंटी बजाता है, जिसे सुन लेनर्ड और रॉयल तुरंत ही यहाँ आ जाते हैं। वो पपेट सील्ड आर्टिफैक्ट 30625 था, जिसका नाम है मिस फॉर्च्यून क्लॉथ पपेट। ये जानकर लेनर्ड और रॉयल क्लाइन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्लाइन को उस पपेट ने अपने वश में कर लिया हो और ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। कई सारे लोग चाइनीज गेट की वजह से लापता हो गए और कभी नहीं मिले, लेकिन लेनर्ड समझ जाता है कि क्लाइन के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और वो उस पे अब भी भरोसा कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो पपेट यहाँ पर सालों से है, लेकिन आज तक उसमें कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन आज अचानक ही वो जिंदा हो गया और उसने क्लाइन को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश भी की। इसका तो एक ही मतलब है कि वो पपेट किसी दूसरे नए आर्टिफैक्ट की वजह से जिंदा हुआ है और सबसे नया आर्टिफैक्ट जो इन्होंने चाइनीज गेट के अंदर लाके रखा था वो है एंटीगोनस नोटबुक। खैर, क्लाइन अब घर जाके ग्रे फॉग में पहुंच जाता है, क्योंकि आज उनकी मीटिंग का दिन था। ऑड्री और ऑल्गर उसके लिए रोजेल्स डायरी के कुछ पन्ने लेकर आए थे, जिन्हें क्लाइन पढ़ने लगता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि मिस्टर फूल रोजेल डायरी को सच में पढ़ सकते हैं। खैर, इन पन्नों से क्लाइन को ज़ाराटूल के बारे में पता चलता है, जो कि सीक्रेट ऑर्डर का लीडर था, और ये भी कि वो सीक्वेंस 9 का सीयर था। ज़ाराटूल ने रोजेल से रिक्वेस्ट की थी कि वो एंटीगोनस फैमिली का एक आइटम चुरा ले, लेकिन उसने बाद में खुद ही मना कर दिया, जिससे रोजेल इतना गुस्सा
गुस्सा हो गया था कि उसने कसम खाई थी कि एक बार वो हाई लेवल का बियॉन्डर बन गया फिर इन सभी सीयर वालों को पकड़ पकड़ के मारूंगा। क्लाइन को पन्नों से यह भी पता लगता है कि एक्टिंग मेथड से पोशन को डाइजेस्ट होने में सिर्फ 1 से 5 महीने ही लगते हैं। क्लाइन अब ऑल्गर ऑड्री से कहता है कि इन पन्नों को देखकर वो खुश हुआ। ऑड्री अब उससे पूछती है कि उसे अपना पोशन डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा। इसका जवाब तो क्लाइन ने अभी पढ़ा था, तो वो उसे बता देता है कि 1 से 5 महीने। अब ऑल्गर बताता है कि ऑरोरा ऑर्डर का एक सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर ट्रू क्रिएटर के होली रेसिडेंस को ढूंढने में लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि ट्रू क्रिएटर अब भी जिंदा है, बल्कि हैंग्ड मैन नाम का जो कार्ड है वो रोजेल ने ट्रू क्रिएटर को माइंड में रख के ही बनाया था। वो क्लाइन से पूछता है कि क्या ये सच है, तो क्लाइन कहता है कि उसे फॉलन क्रिएटर बुलाना ज्यादा सही होगा। अब क्लाइन इनसे पूछता है कि एंटीगोनस फैमिली के बारे में इन्हें कितना पता है, तो ऑल्गर बताता है कि एंटीगोनस फैमिली की जड़ें 3rd इपॉक तक फैली हुई है। 4th इपॉक में एमोन और एब्राहम फैमिली ने ब्लड एम्पायर की मदद की थी अपना टूडर साम्राज्य बनाने में, लेकिन फिर 4th इपॉक के अंत में एंटीगोनस फैमिली को एवरनाइट गॉडेस ने खत्म कर दिया था। वो ये भी बताता है कि एंटीगोनस फैमिली के पास एक बहुत ही अजीब और डरावना पाथवे का पोषण हुआ करता था। ये सब सुन क्लाइन कहता है कि आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, और वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। क्लाइन सोचता है कि एंटीगोनस फैमिली को एवरनाइट गॉडेस ने खत्म किया था और उनके पास कौन सा डरावना पाथवे का पोषण था, और ज़ाराटुल को एंटीगोनस फैमिली से कौन सा आइटम चुराना था, और सीयर पाथवे सीक्रेट ऑर्डर से आया है। मतलब अगले लेवल के पोशंस क्लाइन को सीक्रेट ऑर्डर से मिल सकते हैं। ये सब सोचकर क्लाइन का दिमाग खराब होने लगता है। एजिक ने उससे इत्तेफाक की बात कही थी और वो फिर से उन तीनों केसेस के बारे में सोचने लगता है कि किडनैपर को ढूंढते हुए क्लाइन को एंटीगोनस नोटबुक का पता चला जो कि बीबर के पास थी। वो चाहता तो नोटबुक लेके शहर के बाहर भी जा सकता था जहां कोई उसे ढूंढ नहीं पाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। विंसेंट ने सेलेना को मैजिक मिरर डिविनेशन करने को कहा और किस्मत से क्लाइन भी उसके घर मौजूद था, यानी कि जरूर कोई बाहरी शक्ति है जो क्लाइन के लिए ये सब कर रही है। क्लाइन अब डिविनेशन करता है कि एलियट की किडनैपिंग का असली कारण क्या था और उसे एंटीगोनस नोटबुक दिखाई देती है, यानी कि वो किडनैपिंग सिर्फ इसीलिए हुई थी ताकि क्लाइन को नोटबुक के बारे में पता चल जाए। वो बाकी केस पर भी डिविनेशन करता है, लेकिन उसे कोई साफ रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि उसका सीयर पोशन अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ था। वो एक्टिंग भी कर रहा है, डिविनेशन भी कर रहा है, फिर भी उसका पोशन डाइजेस्ट होना रुक क्यों गया। वो अब ये डिविनेशन करता है कि उसे क्लाउन पोशन कहां से मिलेगा, तो उसे बीबर की लाश दिखाई देती है जिसमें से कोई चमकती हुई चीज निकल रही थी। उसे जोकर की लाश भी दिखाई देती है और उसमें से भी कोई आइटम बाहर निकलता है। उसे विंसेंट और एंटीगोनस नोटबुक भी दिखाई देती है और यहीं पे उसे वो दाढ़ी वाला आदमी भी दिखाई देता है जिसका नाम है सीरियस। अगले दिन क्लाइन डिविनेशन क्लब जाता है जहां क्रिस्टीना नाम की औरत आई हुई थी। वो लेवेनस नाम की चोर को ढूंढना चाहती है जो कि लोगों का 10,000 पाउंड लेके भाग गया है और वो हॉर्नेसिस का रहने वाला था। क्लाइन कहता है कि लेवेनस को ढूंढने के लिए उसकी कोई चीज चाहिए होगी। क्रिस्टीना कहती है कि उसका बेटा कैसा रहेगा। वो अपने साथ मैगोस को भी लाई थी जो उसकी भतीजी है। लेवेनस इसे प्रेग्नेंट करके और इनके पैसे लेके भाग गया है। क्लाइन कहता है कि बच्चा तो अभी पेट में ही है तो मैं उस पर डिविनेशन नहीं कर सकता। ये सुन क्रिस्टीना बोलती है कि मैं अभी बच्चा निकलवा लाती हूँ, लेकिन मैगोस मना कर देती है कि वो इस बच्चे को नहीं गिराएगी और ये अपने बाप जैसा नहीं है। वो बहुत ही आराम से लात मारता है, बल्कि वो गुनगुनाता भी है ताकि मैगोस को अच्छी नींद आए। ये सुन क्लाइन सोचता है कि धोखा मिलने से इसके दिमाग पे असर हुआ है और वो दोनों लड़ती हुई यहाँ से चली जाती हैं। खैर, क्लाइन एंजेलिका को उस दाढ़ी वाले आदमी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि उसने इसे देखा है क्या। वो बताती है कि उसने इस आदमी को विंसेंट के साथ ही देखा था। वो शायद हॉर्नेसिस की बातें कर रहे थे। बातों बातों में क्लाइन को मिस फोर्स के बारे में भी पता चलता है जो डिटेक्टिव स्टोरीज लिखती है और ये नाम आप याद रखना। क्लाइन इसके बाद लाइब्रेरी जाता है ये पता करने की आजकल हॉर्नेसिस रूइंस के बारे में कौन कौन पढ़ रहा है और इत्तेफाक से वो दाढ़ी वाला सीरियस भी यहीं पे मौजूद था। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और सीरियस क्लाइन से डर के भागने लगता है। वो सीधा खिड़की फोड़ के यहाँ से निकल जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। इन कारणों से सीरियस खुद पे कंट्रोल खो देता है और एक मॉन्स्टर बन के क्लाइन पे ही हमला कर देता है। किस्मत से वो क्लाइन के सामने ही गिर जाता है और क्लाइन उसे खत्म कर देता है। अपने स्पिरिट विजन का यूज कर वो देखता है कि सीरियस सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर था। वो जल्दी से उस पर डिविनेशन करके क्लाउन पोशन की रेसिपी भी पूछ लेता है जो कि क्लाइन को मिल भी जाती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे वो ट्रू क्रिएटर दिखाई देता है जिसे डन ने भी देखा था। क्लाइन तुरंत होश में आ जाता है और देखता है कि डन और लेनर्ड यहाँ आ गए थे। डन क्लाइन को समझाता है कि मरे हुए बियॉन्डर
पर डिविनेशन करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी किस्मत तुम्हें ज्यादा बार नहीं बचा पाएगी। लेनर्ड भी बोलता है कि क्लाइन सच में काफी लकी है, इन 2 महीनों में उसके साथ जितने केस हुए हैं इतने तो हमें साल भर में भी देखने को नहीं मिलते थे। लेनर्ड को सीरियस के पास एक लेटर मिलता है जो उसने मिस्टर जी के लिए लिखा था। मिस्टर जी वही है जिसने विंसेंट को मारा था। ऑरोरा ऑर्डर में टोटल 22 ओरेकल होते हैं जो ABCD नाम से ही जाने जाते हैं। सीरियस ने लेटर में लिखा था कि मुझे और विंसेंट को एंटीगोनस नोटबुक में कुछ खास नहीं मिला, सीयर अप्रेंटिस और क्लाउन पोशन की रेसिपी के अलावा। क्लाइन इन्हें बता देता है कि मैंने डिविनेशन किया था, तब मुझे भी क्लाउन की रेसिपी पता लग गई है। लेटर में आगे लिखा था कि एंटीगोनस फैमिली जान गई थी कि उनका खात्मा होने वाला है। आखिर उनके पास सीयर पाथवे है, इसलिए इन्होंने हॉर्नेसिस माउंटेन के पीक पर एक खुफिया खजाना छुपाया था और डूम्सडे की पूरी तैयारी हो चुकी है। जब डूम्सडे आएगा तब मैं टिंगन शहर में सभी की बलि चढ़ा दूंगा और हमारे ट्रू क्रिएटर का स्वागत करूंगा। खैर, क्लाइन को अब पता लग गया था कि एंटीगोनस फैमिली के पास जो अजीब और डरावना पोशन था वो सीयर ही था, इसीलिए उसे बार बार हॉर्नेसिस सुनाई दे रहा था। लेकिन फ्लैगरा क्या होता है और सच में कोई खुफिया खजाना है कि नहीं? वो अपने साथ हुए सारे केसेस को मिलाने लगता है और उसे पता चलता है कि सब कुछ कनेक्टेड है। ओरिजिनल क्लाइन एंटीगोनस नोटबुक की वजह से मरा था, फिर जोऊ क्लाइन की बॉडी में आ गया। एंटीगोनस फैमिली सीयर पाथवे से कनेक्टेड थी। क्लाइन ने भी सीयर पाथवे चूज किया क्योंकि उसने रोजेल की डायरी पढ़ी थी। रोजेल खुद सीयर पाथवे चुनना चाहता था ज़ारा टुल की वजह से, जो कि सीक्रेट ऑर्डर का लीडर था और एक हाई लेवल का सीयर बियॉन्डर था। आज वो लाइब्रेरी गया तो उसे तुरंत सीरियस मिल गया और उसके पास क्लाउन पोशन की रेसिपी भी थी जो क्लाइन को चाहिए थी क्योंकि उसका अगला लेवल वही है। ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती और इन सब के पीछे कोई मास्टर माइंड जरूर है जिसका पता लगाने के लिए क्लाइन को ये पता करना होगा कि ओरिजिनल क्लाइन मरा क्यों था। वो अब ये डिविनेशन करने लगता है कि ओरिजिनल क्लाइन असल में क्यों मरा था, लेकिन इंटरफेरेंस की वजह से उसका डिविनेशन फिर से फेल हो जाता है। क्लाइन अब सोचता है कि डिविनेशन करके ही सब कुछ पता नहीं लगाया जा सकता है और यही आखिरी चाबी थी उसके सीयर पोशन की, क्योंकि उसके ये बोलते ही उसका पोशन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। ग्रे फॉग में होने की वजह से क्लाइन की पावर और ज्यादा बूस्ट हो गई थी और वो पूरे टिंगन शहर में मानो उड़ने लगता है और शहर का कोना कोना वो देख सकता था। और क्योंकि इंटरफेरेंस हट गया था तो क्लाइन को पता लग जाता है कि मास्टरमाइंड एक बड़े से मेंशन में रहता है जिसकी लाल चिमनी है। लेकिन इससे आगे कदम बढ़ाने पर क्लाइन को वापस ड्रीम से बाहर फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, क्लाइन को पता लग गया है कि मास्टरमाइंड लाल चिमनी वाले घर में रहता है और उसका सीक्वेंस 9 का पोशन भी पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है। अब हम 1 महीने पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वही चोर लेवेनस मेगोस के ऊपर किसी तरह का रिचुअल कर रहा था और रिचुअल के लिए उसके पास एजिक की बेटे की खोपड़ी भी रखी हुई थी, यानी कि खोपड़ी इसी ने चुराई थी। लेवेनस खुद भी सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और रिचुअल शुरू होते ही वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ऑरोरा ऑर्डर के 4 मेंबर थे जो रिचुअल शुरू करते हैं। हुड जो कि सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर है, वो मंत्र पढ़ने लगता है और ट्रू क्रिएटर से प्रार्थना करता है कि वो वापस धरती पे आ जाए और इस रिचुअल में बाकी तीनों मेंबर्स की बलि चढ़ जाती है। रिचुअल कामयाब होता है और ट्रू क्रिएटर मेगोस को करप्ट कर देता है, यानी ट्रू क्रिएटर शायद उसके बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला है। खैर, एपिसोड के आखिर में क्लाइन को एक सपना आता है जिसमें वो चाइनीज गेट और उस पपेट को देखता है और उसे याद आता है कि जो कागज का टुकड़ा पपेट ने दिखाया था उस पर एक सिंबल बना हुआ था, पर ये चीज क्लाइन भूल गया था। शायद एंटीगोनस नोटबुक ने उसकी मेमोरी मिटा दी थी। क्लाइन को हम एजिक के साथ नदी किनारे देखते हैं जहाँ वो सोच रहा था कि डिविनेशन से काम नहीं चलेगा, उसे कोई और हथियार इस्तेमाल करना होगा। तभी उसे याद आता है कि जब लास्ट टाइम उसने सन गॉड पर डिविनेशन किया था तो उसे सन चार्म की रेसिपी पता चली थी, पर उन्हें बनाने के लिए क्लाइन को उसी आर्टिफैक्ट सेक्रेड सन एम्बलम की जरूरत लगेगी जो कि नाइट हॉक्स की तिजोरी में बंद है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एजिक से कहता है कि उसके पास एक प्लान है पर उसमें उसे एजिक की मदद लगेगी। प्लान ये था कि एजिक अपने भूतों की सेना में से कुछ भूत शहर में छोड़ दे जो कि लोगों को डराएं। ये केस सॉल्व करने के लिए नाइट हॉक्स को आना पड़ेगा और क्योंकि मामला भूतों का है तो वो अपने साथ सन एम्बलम भी लेकर आएंगे जिससे वो एम्बलम क्लाइन के हाथ भी लग जाएगा और वो उसका इस्तेमाल कर फ्लेरिंग सन चार्म बना लेगा। इसके बाद क्लाइन ग्रे फॉग में मीटिंग करने जाता है जहां ऑल्गर उसके लिए रोजेल डायरी का एक पन्ना लेके आया था। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक आइलैंड का जिक्र था। खैर, ऑड्री क्लाइन से माफी मांगती है कि इस बार वो रोजेल डायरी का कोई पन्ना नहीं ला सकी। साथ ही वो नए पन्ने ढूंढने के लिए कुछ सीक्रेट बियॉन्डर ग्रुप से कांटेक्ट करने में भी लगी है। वो इन दोनों से पूछती है कि उसे इन हिडन ग्रुप्स के बारे में जानकारी चाहिए। ऑल्गर अब क्लाइन की तरफ देखने लगता है तो क्लाइन मन में बोलता है कि अरे भाई, मुझसे उम्मीद मत
रखो, मैं तो खुद यहाँ तुमसे इन्फॉर्मेशन लेने आता हूँ। ऑल्गर कहता है कि उसे भी इन हिडन ग्रुप्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी है वो बताने के लिए भी ऑड्री को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो है 1000 पाउंड्स नगद। ये सुन क्लाइन चौंक जाता है कि 1000 पाउंड में तो एक बंगला खरीदा जा सकता है। जानकारी लेने की इतनी बड़ी कीमत। ऑड्री भले ही राजघराने से है, लेकिन इतने पैसे तो उसके लिए भी ज्यादा होंगे। ऑड्री कहती है कि कोई बात नहीं, 1000 पाउंड ऑल्गर के बताए एड्रेस पर पहुंचा दिए जाएंगे। ऑल्गर अब बताने लगता है कि अभी के टाइम 100 से भी ज्यादा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एंशिएंट ग्रुप्स जो कि 4th ईपॉक में बने थे, उनके नाम है सीक्रेट ऑर्डर, डीमनस सेक्ट और मोजेस एस्केटिक सेक्ट। मोजेस इनमें सबसे नया है। इनके पास मिस्ट्री प्रायर की रेसिपी होती है। क्लाइन को याद आता है कि ओल्ड नील का सीक्वेंस भी तो मिस्ट्री प्रायर है। खैर, ऑल्गर आगे बताता है कि इस ग्रुप के मेंबर्स नॉलेज की पूजा करते हैं और अपने गॉड को हिडन सेज कहकर बुलाते हैं। पहले इस ग्रुप की काफी इज्जत की जाती थी, लेकिन अब ये एक ईविल ग्रुप बन चुका है। ऑड्री पूछती है कि ऐसा क्यों? नॉलेज की पूजा करना तो ईविल नहीं होता, जिस पे ऑल्गर कहता है कि नॉलेज ही ईविल बन जाए तो? ऐसा कहा जाता है कि हिडन सेज जिंदा हो गया था और वो एक ईविल गॉड बन गया। वो इन्हें कुछ और ग्रुप्स का भी बताता है जो 200-300 साल पहले ही बने हैं, जैसे ऑरोरा ऑर्डर या एलिमेंट डॉन। ऑड्री इस जानकारी के लिए उसे शुक्रिया कहती है और क्लाइन इस मीटिंग को यहीं पर एंड कर देता है। खैर, अब कुछ दिन बीत गए थे और क्लाइन सोचता है कि अब तक तो एजिक के भूतों ने शहर में हंगामा मचा दिया होगा। तभी उसे एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है कि आज की ताजा खबर, डॉकयार्ड पर कुछ भूतिया चीजें हो रही हैं। क्लाइन उसे रुकने को बोलता है और न्यूज़पेपर खरीदने के लिए भागता है। गेट पर ही उसे बेंसन और मेलिसा मिल जाते हैं और मेलिसा उसकी जेब में गन देखकर हैरान हो जाती है। आपको याद दिला दूं कि इन दोनों को नहीं पता कि क्लाइन पुलिस में है और बियॉन्डर का काम करता है। खैर, क्लाइन कुछ बहाना बना देता है कि उसके पास बंदूक क्यों है। फिर वो न्यूज़पेपर खरीद कर पढ़ता है कि एवरनाइट गॉडेस के भक्तों के साथ भूतिया चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यानी ये भूत एजिक नहीं भेजे थे। हाउंड्स पब में क्लाइन नील और हार्वी को बैठा देखता है। हार्वी पनिशर ब्रांच से है और सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है। हार्वी को किसी मिशन पर जाना था, पर नील कहता है कि दोस्तों के साथ थोड़ा बैठो तो सही। वो अब बियर का ऑर्डर देता है और उसका बिल हार्वी के नाम पर डलवाता है। वो दोनों डॉकयार्ड में हो रही भूतिया एक्टिविटी की भी बातें करते हैं, जो सुन क्लाइन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब वही करवा रहा था। काफी देर बैठने के बाद हार्वी यहाँ से जाने लगता है। वो क्लाइन की भी तारीफ करता है कि तुम तो बहुत होनहार हो, तुम पनिशर्स को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। वो जाते हुए नील से कहता है कि अगली बार तुमसे डबल बिल भरवाऊंगा। खैर, इसके बाद ये डन के पास जाते हैं, जिसे डॉकयार्ड पर चल रहे भूतिया इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था। वो उसे सॉल्व करने के लिए लेनर्ड, किनली और नील को जाने को बोलता है। क्लाइन बोलता है कि मुझे भी जाने दो, हो सकता है कि वहाँ डिविनेशन की जरूरत पड़े। ओल्ड नील कहता है कि मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है, मैं कहाँ इस मिशन पर जाऊंगा। पर यह सुनकर कि उसे डबल पगार मिलेगी, वो तुरंत मान जाता है। क्लाइन आगे बोलता है कि वहाँ भूत होंगे तो उन्हें भगाने के लिए सन एम्बलम वाला आर्टिफैक्ट सन करने लगेगा, लेकिन क्लाइन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से डन को मना ही लेता है और वो उन्हें सन एम्बलम ले जाने की परमिशन दे देता है। ये चारों फिर डॉकयार्ड पे पहुंच जाते हैं और लेनर्ड खुद को मेन कैरेक्टर समझ रहा था कि क्लाइन इतने बहाने मारकर उसके लिए यहाँ आया है और वो लेनर्ड का सीक्रेट जानना चाहता है। क्लाइन मन में कहता है कि अरे भाई, तुम हो कौन, तुम्हारे सीक्रेट से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब एक पुलिस ऑफिसर गेट इन्हें एक वेयरहाउस की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भूतिया इंसिडेंट इसी में हुए थे। यहाँ काफी भीड़ जमा थी और जनता सोचती है कि ये लोग कोई भूत भगाने वाले बाबा हैं। आपको याद दिला दूं कि यहाँ की आम जनता को सुपर पावर्स या बियॉन्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता है। खैर, लेनर्ड अब इनके सामने नाटक करता है कि आपने सही पहचाना, हम भूत भगाने वाले बाबा हैं। इसके लिए मैं अपने साथ पवित्र जल, पवित्र चाकू और ये लहसन लाया हूँ। ये लोग अब वेयरहाउस के अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें कई सारे भूत दिखाई देते हैं, जो कि कुछ लोगों को वश में भी कर लेते हैं। ऑफिसर गेट तो कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। एक भूत क्लाइन के पास भी आता है। क्लाइन मन में कहता है कि भाई मेरे पास मत आओ, मेरा भांडा फोड़ोगे क्या। सीक्रेट एम्बलम एक्टिवेट होने लगता है तो क्लाइन भूतों को इशारा कर देता है कि यहाँ से चले जाओ और सारे भूत यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद नील और क्लाइन बाकी जनता के सामने एक नाटक करते हैं कि वो भूत भगाने का रिचुअल कर रहे हैं और कमरे में जल छिड़क कर लहसन फेंक देते हैं और ये नाटक देख आम जनता खुश हो जाती है। इसी समय हम एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं, जिसका घोड़ा पागल हो जाता है और वो एक लेडी से टकराने वाला था, लेकिन हार्वी उसके सामने आ जाता है। ये
प्रेग्नेंट लेडी वही मैगॉस थी जो हार्वी का शुक्रिया कर यहाँ से जाने लगती है। नील हार्वी के पास आकर पूछता है कि तुम्हें तो किसी मिशन पर जाना था ना। हार्वी कहता है कि वो लेडी ही मेरा मिशन है, मुझे उसका पीछा करना है ताकि उस चोर लेवेनस के बारे में कुछ पता चल सके जिसने लोगों को 10,000 पाउंड का चूना लगाया है। हार्वी अपने बोतल से दारू पीने लगता है तो नील उससे कहता है कि थोड़ा कम पिया करो वरना पीते पीते ही किसी दिन मर जाओगे। जो सुन हार्वी हंसने लगता है कि हमारे लिए इससे अच्छी मौत और क्या होगी। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है और क्लाइन नील से पूछता है कि लगता है आप दोनों में अच्छी दोस्ती है। नील बताता है कि हम दोस्तों का एक ग्रुप हुआ करता था, वो मेरे घर ड्रिंक करने आते थे और मेरी वाइफ हमारे लिए पियानो बजाया करती थी। उसकी कुछ सालों पहले डेथ हो गई और हमारे दोस्तों के ग्रुप में सिर्फ मैं और हार्वी ही जिंदा बचे हैं। ये सुन क्लाइन को बुरा लगता है। नील कहता है कि नॉर्मल तरह से मरना तो हमारे लिए किसी चमत्कार जैसा है क्योंकि ज्यादातर बियॉन्डर अपना कंट्रोल खोकर मरते हैं। खैर वो बाकी भूतों को भगाने में लग जाते हैं और मिशन पूरा करने में इन्हें शाम हो जाती है। किनली बोलता है कि कितने अजीब भूत थे, इन्होंने किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई। लेनर्ड अब क्लाइन से कहता है कि डिविनेशन करके पता करो कि इसके पीछे कौन है। क्लाइन अब डिविनेशन करता है। वो सोच रहा था कि उसे एजिक दिखाई देगा लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लाइन को लगता है कि एजिक हाई लेवल का बियॉन्डर होगा इसीलिए वो उसे डिविनेशन करके नहीं देख सकता। लेकिन क्लाइन को यहाँ पर एक उल्टे पिरामिड जैसी चीज दिखाई देती है। लेनर्ड कहता है कि वो इन्वर्टेड पिरामिड होगा जिन्हें डेथ के वंशजों ने बनाया था। डेथ एक इविल गॉड का नाम है। डेथ ने प्रीमोर्डियल डिमोनस के साथ मिलकर द पेल डिजास्टर की शुरुआत की थी। क्लाइन सोचने लगता है कि उसने जो युद्ध का सीन देखा था वो पेल डिजास्टर का था और मिस्टर एजिक डेथ के वंशज हैं। फिर तो जिसने भी उनके बेटे की खोपड़ी चुराई है उसकी खैर नहीं। लेनर्ड कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा और हमेशा की तरह सिर्फ एक इंसान ही एम्बलम के साथ रहेगा और एक एक घंटे में ये शिफ्ट बदलते रहेंगे। सबसे पहले क्लाइन की बारी थी और ये सारा प्लान उसने इसी के लिए बनाया था और सन एम्बलम अब उसके पास है। क्लाइन अब सन चार्म बनाने का रिचुअल करता है और सन गॉड से प्रे करता है। उसका रिचुअल कामयाब भी हो जाता है और वो 2 सन चार्म्स को बना लेता है और तभी एक मॉन्स्टर इनके जहाज पर हमला कर देता है। ये एक बियॉन्डर ही था जो अपना कंट्रोल खोकर एक मॉन्स्टर बन गया है। क्लाइन उस पर गोलियां चलाता है पर उसे कुछ नहीं होता तो लेनर्ड यहाँ आके उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और क्लाइन से कहता है कि एम्बलम को लेकर यहाँ से भाग जाओ। क्लाइन वो एम्बलम किनली को देकर उसे यहाँ से भगा देता है और नील भी पुलिस से कहकर इस एरिया को खाली करवा देता है। ये मॉन्स्टर एक सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर हुआ करता था इसीलिए इसे हराना काफी मुश्किल हो रहा था। क्लाइन उसे पकड़ने के चक्कर में खुद एक रस्सी से लटक जाता है और लात मार के उस मॉन्स्टर को किनारे की तरफ फेंक देता है। यहाँ नील नाइट स्लम्बर चार्म का इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और लेनर्ड मिडनाइट पोयम सुनाकर उसे सुला देता है। उसके पास से एक दारू की बोतल भी निकल के गिरती है जिसे नील पहचान जाता है कि ये तो हार्वी की बोतल है, यानी कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि हार्वी है। लेनर्ड कहता है कि ये पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुके हैं, इन्हें मारना ही होगा। तो नील बोलता है कि ये काम मैं खुद करूंगा और नील अपने हाथों से अपने आखिरी बचे दोस्त को गोली मार देता है। इसके बाद हम नील को अपने घर में पियानो बजाते देखते हैं। क्लाइन को उसके घर में उसके सभी दोस्तों की फोटो मिलती है जो सभी अब मर चुके हैं और नील अकेला ही रह गया है। क्लाइन अब अपने घर जाके सोचता है कि हार्वी तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, फिर अचानक ही उन्होंने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया। बियॉन्डर का कंट्रोल खोना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे तो वो सब एक न एक दिन मारे जाएंगे। अब क्लाइन सोचता है कि वो अपने साथियों को एक्टिंग मेथड के बारे में कल ही बता देगा ताकि जो हार्वी के साथ हुआ वो उनके साथ ना हो और उसे खुद भी अब अपने अगले सीक्वेंस 8 पर एडवांसमेंट कर लेना चाहिए। तभी क्लाइन के कमरे में एक स्पिरिट आती है। ये असल में एक मैसेंजर है जो डेली ने भेजी थी। डेली कहती है कि वो क्लाइन से अकेले में बात करने आई है लेकिन पहले क्लाइन को अपने कमरे पर स्पिरिचुअल सील लगा देनी चाहिए वरना उसके भाई बहन सोचेंगे कि क्लाइन के कमरे से लड़की की आवाज क्यों आ रही है। डेली को पता लग गया था कि क्लाइन एक्टिंग मेथड के बारे में जानता है तभी उसका पोषण इतना जल्दी डाइजेस्ट हो गया। डेली को पोषण डाइजेस्ट करने में 2 साल लगे थे और क्लाइन ने ये 2 महीने में ही कर लिया। अब क्लाइन समझ जाता है कि हाई रैंक वाले ऑफिसर्स भी एक्टिंग मेथड के बारे में जानते हैं पर उन्होंने बाकी ऑफिसर्स को इस बारे में क्यों नहीं बताया। डेली कहती है कि इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता लेकिन जिसे भी एक्टिंग मेथड के बारे में पता चलता है हाई रैंक वाले कसम खिलवाते हैं कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसीलिए डेली ने ये बात आज तक डन को भी नहीं बताई है। तो वो चाहती थी कि क्लाइन उन्हें एक्टिंग मेथड के बारे में बता दे इससे पहले कि होली कैथेड्रल के लोग आके उससे भी कसम खिलवा दें। अब क्लाइन 2 महीने में पोषण डाइजेस्ट कर लेगा तो लोगों को उस पे शक तो होगा ही। इसीलिए होली कैथेड्रल से एक हाई रैंक ऑफिसर क्लाइन से मिलने के लिए ऑलरेडी निकल चुका है। अब सुबह होते ही
क्लाइन अपने सभी साथियों को बता देता है कि उसका पोषण डाइजेस्ट हो गया है, जो सुन नील को यकीन नहीं होता कि सिर्फ 2 महीने में इसने ये कैसे कर लिया। इसके बाद क्लाइन इन सबको एक्टिंग मेथड के बारे में भी बता देता है कि सीक्वेंस का जो नाम होता है हमें वैसी ही एक्टिंग करनी पड़ती है और वैसा ही बनना पड़ता है। अब ये सुन नील कहता है कि काश मैं तुमसे 20 साल पहले मिला होता, क्योंकि वो जिंदगी भर सीक्वेंस 9 को ही डाइजेस्ट नहीं कर पाया है। तभी यहाँ वो हाई रैंक ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम है क्रिस्टेट। ये स्लीपलेस पाथवे का सीक्वेंस 5 का बियॉन्डर है और 3 रेड ग्लव्स में से एक है, जो कि एक लेजेंडरी एलीट स्क्वाड है। ये क्लाइन से पूछताछ करने के लिए उसे इंटेरोगेशन रूम में लेकर जाता है और उससे कुछ सवाल करता है, जैसे क्लाइन ने किसी इविल गॉड से तो हेल्प नहीं ली है या वो डेविल के लिए तो काम नहीं करता, उसने एक्टिंग मेथड के बारे में अपने साथियों को क्यों बताया। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और क्रिस्टेट सबको बताता है कि क्लाइन इस टेस्ट में पास हो गया है और वो अब सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर बन सकता है। इसके बाद वो सभी को होली सोर्ड पर हाथ रखकर शपथ लेने को बोलता है कि मैं आज के बाद एक्टिंग मेथड के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैं ये शपथ तोड़ता हूँ तो मुझे हर सजा मंजूर होगी। प्रेज द लेडी। इसके बाद क्लाइन अपने सीक्वेंस 8 का पोषण बनाता है और उसे पी लेता है और उसे फिर से हॉर्नासिस फ्लेगरा सुनाई देता है। खैर, अब क्लाइन सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर बन गया है। क्रिस्टेट उसे बधाई देता है और उसे बताता है कि उसे जो हॉर्नासिस फ्लेगरा सुनाई दे रहा है हो सकता है ये किसी हाई रैंक वाले बियॉन्डर का भेजा संदेश हो जो इसी पाथवे से हो, लेकिन ये काम किसी शैतान का भी हो सकता है, तो क्लाइन को संभल के रहना होगा। इनसे वो एक बार करप्ट हो गया तो अपना सारा कंट्रोल खो देगा। खैर, सीक्वेंस 8 पर आने से क्लाइन को कुछ नई पावर्स भी मिल गई थी, जैसे उसकी स्पीड काफी बढ़ गई थी। वो रोजेन के गिराए सारे पन्ने तुरंत ही पकड़ लेता है। वो अब फ्यूचर में होने वाली चीज पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है, जैसे उसे पहले ही पता चल जाता है कि नील अपनी टाई ठीक करने वाला है और वो कागज जैसी मामूली चीज को चाकू की तरफ फेंक सकता है। क्लाइन सोचता है कि अब तो उसे अपने साथ ताश की गड्डी रखनी चाहिए। खैर, यही 3 नई पावर्स क्लाइन को मिली हैं। तभी नील खांसने लगता है। क्लाइन स्पिरिट विजन से उसकी तबीयत चेक करता है तो उसे नील के पीछे किसी तरह की डार्कनेस दिखाई देती है, पर वो गायब हो जाती है। खैर, नील कहता है कि क्लाइन के एडवांसमेंट की खुशी में हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। डन कहता है कि ठीक है, फिर आज हम सब डिनर करने चलेंगे। शाम को ये लोग नील के घर आते हैं जो कि पियानो बजा रहा था। ये लोग समझ जाते हैं कि नील को काफी अकेला महसूस होता होगा, तो वो लोग इस तरह का डिनर अक्सर ही किया करेंगे ताकि नील के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। क्लाइन अब डोरबेल बजाता है तो नील अंदर से ही पूछता है कि क्लाइन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्लाइन बोलता है कि हम आपको लेने आए हैं, हमें डिनर करने जाना है ना। तो नील गुस्से में कहता है कि मैं आज नहीं चल सकता, हम कल चलेंगे। डन समझ जाता है कि नील के साथ कुछ गड़बड़ है और वो लेनर्ड को एक सील्ड आर्टिफैक्ट लाने भेज देता है। डन अब नील से कहता है कि लगता है तुम बीमार हो, हमें बस अंदर आने दो। अंदर जाके ये लोग देखते हैं कि नील का पूरा घर खून से सना हुआ था। साफ पता चल रहा था कि नील को किसी इविल गॉड ने करप्ट कर दिया है और अब उसे मारना होगा। नील इन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, कल सब ठीक हो जाएगा। डन बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो कि नहीं, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। नील अब इनके सामने आता है और उसकी गर्दन को छोड़ के उसका बाकी शरीर किसी मॉन्स्टर की तरह हो गया था। नील बताता है कि वो अपनी पत्नी को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे 20 साल पहले तो नहीं बचा पाया था, लेकिन अब मेरे पास बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस है और मैं सब ठीक कर सकता हूँ। डन पूछता है कि तुम अपनी वाइफ को कैसे जिंदा करोगे। तो नील कहता है कि वो एल्केमिकल लाइफ नाम का रिचुअल करेगा और अपनी वाइफ की आत्मा को सोल वर्ल्ड से वापस बुलाकर एक नए शरीर में डाल देगा। इस रिचुअल के बारे में उसे खुद गॉड ने बताया है, जिसका नाम है हिडन सेज। और हम जानते हैं कि हिडन सेज एक इविल गॉड है। बल्कि एपिसोड नंबर 2 में क्लाइन ने नील के पीछे जो आंखें देखी थी वो हिडन सेज ही था। खैर, डन अब नील को नाइटमेयर में खींचने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। नील इनसे कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अब तक लेनर्ड वो सील्ड आर्टिफैक्ट लेकर आ गया था जो था हेयर स्ट्रैंड्स। इनका इस्तेमाल कर डन नील को बांध देता है और नील को होश आता है और वो देखता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। वो इनसे भीख मांगता है कि मुझे जाने दो, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। डन, तुम भूल गए मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। रॉयल, मैंने तुम्हारी फैमिली की हेल्प की थी। क्लाइन, मैंने तुम्हें कितना कुछ सिखाया है। मैं किसी जंगल में चला जाऊंगा और कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं
मैं भीख मांगता हूँ, मुझे जाने दो, मुझ पे भरोसा करो। ये सुन सभी इमोशनल हो जाते हैं। क्लाइन की आंखों में आंसू थे, डन के हाथ कांप रहे थे, पर वो अपने दिल पे पत्थर रख के नील को गोली मार देता है। रोजेन जो पूरे टाइम बाहर खड़ी थी, अंदर आके देखती है कि नील अब नहीं रहे और रोने लगती है, और इसी के साथ ओल्ड नील की डेथ हो जाती है। सभी की आंखों में आंसू थे, पर इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। क्लाइन को नील की डायरी के पन्ने मिलते हैं, जिसमें उसने एल्केमिकल लाइफ रिचुअल की रेसिपी लिखी हुई थी, जिसमें जिंदा लोगों का ढेर सारा खून भी शामिल था, जिसके लिए वो अपना ही ब्लड देने को तैयार था। डन नील का चश्मा उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद नील का फ्यूनरल होता है, जिसमें ये नील की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। डन कहता है कि हम रखवाले हैं, लेकिन बेचारे भी, जो हमेशा खतरे और पागलपन से लड़ते रहते हैं। हम हेवन जैसी जगह में नील को अपनी वाइफ के साथ भी देखते हैं। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी थी कि अगर मैं उसे बचा नहीं पाया तो मैं उसका साथ दूंगा। अगले दिन ब्लैकथॉर्न कंपनी में सन्नाटा होता है, क्योंकि सभी लोग ओल्ड नील की मौत से दुखी थे। क्लाइन नील के ऑफिस में जाता है और याद करता है कि कैसे यहाँ नील उसे सिखाया करता था। उसने नाइटहॉक्स में सबसे ज्यादा समय नील के साथ ही बिताया था। वो सब याद करके क्लाइन रोने लगता है। तभी क्लाइन के लिए एक लेटर आता है। ये लेटर मिस्टर एजिक ने उसे भेजा था। एजिक ने लिखा था कि वो बैकलुंड जा रहा है, वहाँ शायद उसे अपनी और भी मेमोरीज याद आ जाएं, और हो सकता है कि एजिक के शहर से जाने पर वो मास्टरमाइंड भी बाहर आ जाए। इसी लेटर में क्लाइन को एक सीटी भी मिलती है। तभी डन यहाँ आ जाता है और क्लाइन उससे एक वांटेड फोटो के बारे में पूछने लगता है। डन बताता है कि ये भी एक बियॉन्डर हुआ करता था, लेकिन 3 साल पहले ये एक सील्ड आर्टिफैक्ट चुरा के भाग गया और तब से ये लापता है। अगर ये तुम्हें दिखाई दे तो तुरंत होली कैथेड्रल को रिपोर्ट करना और इससे लड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी मौत पक्की है। क्लाइन पूछता है कि ये कौन सा आर्टिफैक्ट चुरा के भागा है, तो डन बताता है कि 008 ये एक ग्रेड 0 का आर्टिफैक्ट है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रहस्यमयी। उसके बारे में सोचो मत और पूछो भी मत। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो किसी पंख के जैसा दिखता है। जब कोई बियॉन्डर कंट्रोल खो के मरता है तो अपने पीछे कोई आइटम छोड़ जाता है, जिसमें उस बियॉन्डर की शक्तियां होती हैं। अगर उस आइटम को कंट्रोल नहीं किया जा सके तो उसे तुरंत सील करना पड़ता है, और ऐसे ही वो सील्ड आर्टिफैक्ट बन जाते हैं। क्लाइन अब पूछता है कि अगर उस आइटम को कंट्रोल कर लिया जाए तो डन कहता है कि तुम इसका जवाब सुन नहीं पाओगे। चाहे नाइटहॉक्स हो, पनिशर्स हो या हाइव माइंड, सभी में कंट्रोल खोने का रिस्क होता है। तुम्हें यह बात समझनी होगी और खुद को संभालना होगा। क्लाइन मन में सोचता है कि कैप्टन सही कह रहे हैं, मुझे मास्टरमाइंड को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए और वापस अपनी दुनिया में जाने पर भी। डन इसके बाद क्लाइन को स्वीट आइस टी देते हैं, जो वो उसके लिए लेकर आए थे। क्लाइन ने एक बार बताया था कि उसे आइस टी बहुत पसंद है। क्लाइन के मंगाए टैरो कार्ड्स भी आ गए थे। डन पूछता है कि तुमने टैरो कार्ड्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का कैसे सोचा, तो क्लाइन बताता है कि बंदूक पर तो सबको शक होगा, लेकिन कोई ये कभी नहीं सोचेगा कि ताश की गड्डी भी हथियार हो सकती है, और अपनी नई पावर से वो इन पत्तों को चाकू की तरह फेंक सकता है। डन कहता है कि तुम में ताकत तो बहुत है, बस अपना निशाना ठीक करो। खैर, डन कहता है कि उसने क्लाइन के लिए एक नई टीचर भी ढूंढ ली है, जो उससे रात को 10 बजे मिलने आएगी। वो सीक्वेंस 6 की एक स्पिरिट गाइड है। शाम को क्लाइन अपने घर आ जाता है, जहाँ वो मेलिसा और बेंसन को बताता है कि उसकी सैलरी एक बार फिर से बढ़ गई है और वो पुलिस डिपार्टमेंट में अब फुल टाइम जॉब करता है। खैर, इसके बाद क्लाइन एजिक का बाकी लेटर पढ़ता है, जिसमें उसने लिखा था कि ये विसल हमेशा से उसके पास ही थी। तुम इसे बजाकर मेरे मैसेंजर को समन कर सकते हो, बस जोर से सीटी बजानी है और मेरा नन्हा दोस्त आ जाएगा। क्लाइन जब सीटी बजा लिखा था कि ये विसल हमेशा से उसके पास ही थी। तुम इसे बजाकर मेरे मैसेंजर को समन कर सकते हो, बस जोर से सीटी बजानी है और मेरा नन्हा दोस्त आ जाएगा। क्लाइन जब सीटी बजाता है तो उसके सामने एक बड़ा सा स्केलेटन आ जाता है, जिसे देख क्लाइन डर जाता है और याद करता है कि ये तो वही स्केलेटन है जिसके साथ एजिक युद्ध लड़ा करता था। स्केलेटन को महसूस होता है कि कोई और मैसेंजर इस तरफ आ रहा है, तो वो यहाँ से गायब हो जाता है। ये दूसरा मैसेंजर कोई और नहीं, डेली थी, जो कि अब क्लाइन की नई टीचर है। यानी कि डेली ने भी अगले सीक्वेंस पर एडवांसमेंट कर लिया है और वो अब सीक्वेंस 6 की स्पिरिट गाइड बन गई है। खैर, आज वो क्लाइन को 2 बियॉन्डर एबिलिटीज सिखाएगी। पहला मैसेंजर को समन करना और दूसरा स्पिरिट चैनलिंग, जिसका इस्तेमाल कर वो किसी के स्पिरिट वर्ल्ड में जा सकते हैं और उनके अंदर दबी मेमोरीज को देख सकते हैं। डेली अब क्लाइन को पढ़ाने लगती है। कुछ घंटों बाद डन क्लाइन के पास आता है, क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना था। ये लोग टिंगन शहर के मेंटल असाइलम में जाते हैं। यहाँ हुड यूजीन नाम का एक आदमी
आदमी था जो कि टिंगेन में एक आम आदमी बन के छुपा हुआ था, लेकिन ये अचानक ही पागल हो गया और इसने अपनी बियॉन्डर वाली पावर्स दिखा दी। ये सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर है, साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, हुड को हमने पहले भी देखा है, ये वही है जिसने उस प्रेग्नेंट लेडी मेगोस पर रिचुअल किया था और शायद ट्रू क्रिएटर को उसके पेट में डाल दिया था। खैर, इस पर डन की पावर काम नहीं कर रही थी, तो वो क्लाइंट से कहता है कि अपनी स्पिरिट चैनलिंग वाली पावर का इस्तेमाल कर इससे पूछताछ करो। हुड अब किसी एल नाम के आदमी की बात करता है जिसने उसे केक लाके देने का प्रॉमिस किया था। हुड को लगता है कि क्लाइंट ने उसका केक चुरा लिया, तो वो उस पे हमला कर देता है, लेकिन डन अपनी नाइटमेयर वाली पावर से हुड को बांध देता है। क्लाइंट अब अपनी स्पिरिट चैनलिंग वाली एबिलिटी का यूज करके स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा था, और क्लाइंट के मुंह पर जोकर वाला मेकअप इसीलिए है क्योंकि वो अब सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है। क्लाइंट को यहाँ एक अंधेरी जगह दिखाई देती है जो हुड का माइंड वर्ल्ड था। क्लाइंट उसके अंदर जाता है। क्लाइंट हुड से पूछता है कि वो टिंगेन में क्या करने आया है, तो हुड कोई जवाब नहीं देता। अब क्लाइंट पूछता है कि ये एल कौन है, तो हुड बताता है कि लेवेनस। क्लाइंट पहचान जाता है कि वही लेवेनस जो लोगों का पैसा खा के भागा है और लड़की को धोखा देके भी। ये जरूर सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर होगा। क्लाइंट हुड से पूछता है कि लेवेनस तुम्हारे पास क्यों आया था। बेसिकली लेवेनस ने हुड से कहा था कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें अमर गॉड बना दूंगा और हम दुनिया पर राज करेंगे। क्लाइंट अब पूछता है कि तुमने लेवेनस की क्या मदद की थी। हुड अब यहाँ पर एक बड़ा सा ऑल्टर बनाता है और उसके पीछे क्लाइंट को ट्रू क्रिएटर भी दिखाई देता है। इसके बाद ये माइंड वर्ल्ड टूटने लगता है और क्लाइंट यहाँ से भागने की कोशिश करता है। क्लाइंट किसी तरह स्पिरिट वर्ल्ड से निकलकर असली दुनिया में आ जाता है जहाँ हुड उस पे हमला कर रहा था, लेकिन डन उसे गोली मार के खत्म कर देता है। क्लाइंट डन को बताता है कि उसने एक ऑल्टर और ट्रू क्रिएटर की शैडो देखी। डन समझ जाता है कि इसके पीछे ऑरोरा ऑर्डर का हाथ है। क्लाइंट बोलता है कि आपको याद है हमें सीरियस के पास से एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि जब डूम्सडे आएगा तो वो पूरे टिंगेन की कुर्बानी दे देगा। इन्हें किसी भी तरह अब लेवेनस को ढूंढना होगा। पूरे शहर में लेवेनस के वांटेड पोस्टर लगा दिए जाते हैं और पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है। इसके बाद हम एक अलग केस को देखते हैं जिसमें पार्लियामेंट के एक मेंबर मैनट की डेथ हो जाती है। मैनट को आखिरी बार शेरन के साथ देखा गया था जो टिंगेन में काफी फेमस है और ये बैरन खोई की विधवा है। मैनट की पत्नी मैरी बहुत गुस्सा थी कि इसी चुड़ैल ने उसके पति को मारा है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही और पार्लियामेंट के सारे मर्द भी उस पे फिदा हो रखे हैं। क्लाइंट को शक होता है कि शेरन शायद एक बियॉन्डर है। खैर, क्लाइंट और डन मैनट की डेड बॉडी इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। क्लाइंट बताता है कि मैनट का लेवेनस से कुछ कनेक्शन है। वो आज उससे पूछताछ करने भी आने वाला था, लेकिन आज ही उसकी मौत हो गई। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, यानी शेरन भी लेवेनस से मिली हुई है। क्लाइंट अब ग्रे फॉग में जाकर डिविनेशन करता है कि क्या मैनट को किसी बियॉन्डर ने मारा है, जिसका उसे पॉजिटिव आंसर मिलता है। वो अब पूछता है कि क्या शेरन एक बियॉन्डर है, तो उसका डिविनेशन फेल हो जाता है। ऐसा इंटरफेरेंस तो मास्टरमाइंड के टाइम भी हुआ था, यानी हो सकता है कि शेरन का मास्टरमाइंड से कोई कनेक्शन हो या वो खुद ही मास्टरमाइंड हो। खैर, इसके बाद हम सिटी ऑफ सिल्वर को देखते हैं जिसमें एक लड़का खून से सना हुआ था। शायद वो किसी से लड़ के आ रहा था। वो अब किसी गॉड से प्रेयर करने लगता है और उसकी ये प्रेयर ग्रे फॉग में क्लाइंट तक पहुंच रही थी और एक रेड स्टार उसे चमकते हुए दिखता है। क्लाइंट इस समय ऑड्री और ऑल्गर के साथ मीटिंग कर रहा था। ऑड्री क्लाइंट को बताती है कि उसके राज्य के किंग और पीएम गवर्नमेंट एग्जाम करवाने के लिए मान गए हैं और अगले साल से उसके यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। अब ऑल्गर क्लाइंट से फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स के बारे में कुछ पूछता है। अब क्लाइंट को तो खुद कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि एम्पेरर रोजेल भी इस जगह की तलाश में था। क्लाइंट ऑल्गर से कहता है कि अभी तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जो सुन ऑल्गर माफी मांगता है और डर से कांपने लगता है कि उसने द फूल से कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। ऑल्गर अब ऑड्री से कहता है कि मुझे एक आदमी की तलाश है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये आदमी 7 पायरेट एडमिरल्स में से एक है, वाइस एडमिरल हरिकेन किलनगोस। क्लाइंट को फिर से रेड स्टार दिखता है और उसे वो अपने पास बुला लेता है और उस लड़के को प्रे करते देखता है, लेकिन उसकी भाषा क्लाइंट को अजीब लग रही थी। ये जोतुन नाम की भाषा बोल रहा था जो कि एक प्राचीन भाषा है, हजारों साल पहले बोली जाती थी। क्लाइंट को पता चलता है कि ये लड़का फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स से रिलेटेड है, तो वो इसे भी ग्रे फॉग में बुला लेता है। इस लड़के का नाम है डेरिक। डेरिक को इन तीनों की बड़ी सी परछाई दिखाई दे रही थी। वो पूछता है कि क्या आप गॉड हो। क्लाइंट बोलता है कि मैं गॉड नहीं हूँ, मुझे तो बस इतिहास के बारे में जानने की दिलचस्पी है, मैं हूँ द फूल। ऑड्री और ऑल्गर भी उसे अपना कोड नेम बताते हैं। क्लाइंट अब ताश के पत्ते उसके सामने कर देता है और बोलता है कि तुम भी इनमें से अपना एक कोड नेम चुन लो, और डेरिक चुनता है द सन को। एपिसोड की शुरुआत पार्लियामेंट चैम्बर में होती है जहां मेयर स्पीच दे रहा था कि मैनट की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसी समय हम शेरन को देखते हैं।
जिसके पास मेयर के नाम की डॉल थी। असल में शेरन एक बियॉन्डर है और उसके पास लोगों को कंट्रोल करने की पावर है। बेसिकली पार्लियामेंट के सारे पॉलिटिशियन शेरन के कंट्रोल में हैं। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि मैनर्ड हार्ट अटैक से मरा है, जबकि उसे शेरन नहीं मारा था। टिंगेन में मेनली दो पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और न्यू पार्टी। शेरन अपनी पावर का इस्तेमाल कर इन दोनों पार्टीज को एक कर देती है। इससे अब जो भी कानून टिंगेन में पास होंगे उस पर शेरन का कंट्रोल होगा। खैर, क्लाइन को शेरन पे शक हो गया था तो वो उसका पीछा करने लगता है। उसके पास शेरन के कुछ बाल आ गए थे जिन पर डिविनेशन कर वो शेरन के पीछे लग जाता है और इसी समय डन और फ्राई शेरन के महल में छानबीन करने जाते हैं। यहाँ डन को शेरन और ट्रिस की एक फोटो मिलती है। ट्रिस वही बियॉन्डर है जो ट्रिसी बन गया था। इन्हें और कुछ खास चीज नहीं मिलती। दूसरी तरफ शेरन क्लाइन को चकमा देके गायब हो जाती है। उसने अपने बाल भी जला दिए थे जिससे क्लाइन उस पर डिविनेशन नहीं कर पाता। शेरन एक वॉच टावर के अंदर जाती है जहां उसकी सीनियर मौजूद थी जिसका नाम सेंटेस ऑफ वाइट है और हमें पता चलता है कि शेरन असासिन पाथवे की सीक्वेंस 6 की बियॉन्डर है। वही पाथवे जिसमें लड़का लड़की बन जाता है। बल्कि ट्रिस को उस एपिसोड में विच वाला पोशन शेरन ने ही दिया था। खैर, सेंटेस शेरन की तारीफ करती है तो शेरन कहती है कि पार्लियामेंट में सारे मर्द हैं और मर्दों को हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। एक बार उनसे अफेयर करने के बाद हम उन्हें कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। खैर, ये लोग टिंगेन में कुछ तो करने वाले हैं। दूसरी तरफ क्लाइन सोचता है कि उसे भी शेरन के घर छानबीन करने जाना चाहिए। डेली ने उसे मैसेंजर समन करना सिखाया था कि स्पिरिट वर्ल्ड में कई सारे क्रीचर होते हैं जिन्हें ये असली दुनिया में समन कर सकते हैं। बस इन्हें उस क्रीचर के लिए प्रे करना होता है। बस जिस भी क्रीचर को समन करना है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वरना गलती से कोई खतरनाक मॉन्स्टर भी समन हो सकता है। क्लाइन अब खुद को ही समन करने के लिए प्रे करने लगता है और बोलता है कि मैं बुलाता हूँ द फूल को। इसके बाद क्लाइन ग्रे फॉग में जाके खुद ही इस प्रेयर को एक्सेप्ट करता है जिससे क्लाइन अब एक स्पिरिट बॉडी बन के असली दुनिया में आ जाता है। क्लाइन बेसिकली एक स्पिरिट बन गया है जिसे कोई देख नहीं सकता और जब तक वो अपने शरीर में वापस न आ जाए उसका शरीर बेजान खड़ा रहेगा। खैर, इसके बाद क्लाइन शेरन के घर जाके छानबीन करता है। क्लाइन को उसकी तिजोरी में एक लड़के का फोटो मिलता है जिसे देख क्लाइन समझ जाता है कि शेरन भी पहले लड़का हुआ करती थी और वो डीमनेस सेक्ट की बियॉन्डर है। उसे यहाँ पर प्रीमोर्डियल डीमनेस की मूर्ति भी रखी मिलती है और उसके आसपास कई सारी डॉल्स पड़ी हुई थीं जिनके जरिए शेरन लोगों को कंट्रोल करती है। खैर, तभी शेरन यहाँ आ जाती है पर क्लाइन तो एक स्पिरिट था तो वो उसे देख नहीं पाती। क्लाइन अब डन को जाके सब बता देता है कि शेरन एक डीमनेस है। डन कहता है कि उससे लड़ने के लिए हमें आर्टिफैक्ट 30217 साथ ले चलना चाहिए जो डीमनेस को मारने के लिए अच्छा होता है। ये लोग आर्टिफैक्ट लेने चाइनीज गेट के अंदर जाते हैं जो अंदर से बहुत बड़ा था। ये आर्टिफैक्ट एक मिरर था। जो भी इस मिरर में देखेगा उसकी मौत हो जाएगी, चाहे वो इंसान हो या डीमनेस। जो भी इस मिरर में देखता है उस पर उसी का एक इविल वर्जन अटैक कर देता है और मार देता है। इसके बाद डन, क्लाइन और केन ली शेरन के घर जाते हैं। डन शेरन को अपने सपने में खींच लेता है और उसे सुला देता है, जिसके बाद क्लाइन और केन ली शेरन को मारने उसके पास जाते हैं। लेकिन शेरन के पास प्रीमोर्डियल डीमनेस की मूर्ति रखी हुई थी जो उसे जगा देती है। डन फिर अपनी नाइटमेयर पावर से शेरन को बांध देता है और केनली उसे वो मिरर दिखा देता है। लेकिन शेरन अपनी जगह एक स्टाफ से बदल लेती है। केनली फिर से उसे मिरर दिखाता है तो शेरन अपनी जगह एक आईने से ही बदल लेती है जिससे केनली खुद को उस आर्टिफैक्ट में देख लेता है, जिससे केनली का इविल वर्जन बाहर निकलकर उसे मारने समझ जाती है कि क्लाइन कोई तो सीक्रेट छुपा रहा है। क्लाइन अब स्लम्बर चार्म से शेरन को बांधकर उसे गोली मार देता है, लेकिन शेरन फिर से खुद की जगह आईने को रख देती है। क्लाइन देखता है कि केनली का दिल उसके मुंह से बाहर आ गया था, यानी केनली जिंदा नहीं बचेगा। क्लाइन अब गुस्से में शेरन पर गोली चलाने लगता है। एक गोली प्रीमोर्डियल डीमनेस की मूर्ति को भी जा लगती है जिससे शेरन को खून निकल आता है, यानी कि शेरन की कमजोरी वो मूर्ति है। शेरन का एक अटैक अब क्लाइन को आ लगता है जिससे वो खुद क्रिस्टल में कैद हो जाता है। शेरन कहती है कि पूरा राज्य जल्द ही उनके कब्जे में होगा और क्लाइन को प्रीमोर्डियल डीमनेस की शरण में आ जाना चाहिए। तभी डन यहाँ आके क्लाइन को बचा लेता है। इसके बाद डन और शेरन में कमाल की लड़ाई होती है। दोनों अपनी बियॉन्डर पावर्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें समझने के लिए आपको विकिपीडिया पर जाना होगा। खैर, इनकी लड़ाई के बीच क्लाइन वो आर्टिफैक्ट शेरन के सामने फेंक देता है जिसमें वो खुद को देख लेती है और मरने लगती है। क्लाइन प्रीमोर्डियल डीमनेस की मूर्ति को भी गोलियों से भून देता है जिससे शेरन की मौत हो जाती है। उसके मरते ही टाउन के लोगों से उसका कंट्रोल हट जाता है और वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं।
डन क्लाइन को हीलिंग पोशन देता है। क्लाइन ये देख रोने लगता है कि इस लड़ाई में उनके एक और साथी कैनली की मौत हो गई। वो दोनों उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं और हम डन की आंखें पहली बार ब्लू कलर में चमकते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद डन कैनली के शरीर को खाने लगता है और क्लाइन दरवाजे के बाहर से ये देख लेता है। उसे समझ नहीं आता कि डन ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं वो भी कंट्रोल खोकर एक मॉन्स्टर तो नहीं बन गया। तभी डन यहाँ आ जाता है और क्लाइन से कहता है कि कैनली की मौत को अपने दिल और दिमाग पर हावी मत होने दो और तुम्हें अब इन चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। क्लाइन सोचता है कि डन तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, तो क्या उसने कोई सपना देखा था? लेकिन ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि कैनली के शरीर से कुछ बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे, यानी कि डन सच में कैनली को खा रहा था। पर इस बात को क्लाइन फिलहाल अपने तक ही रखता है। अगले दिन कैनली का फ्यूनरल होता है। रोजेन रोते हुए कहती है कि ये क्यों हुआ, उसकी पिछले महीने ही सगाई हुई थी। हम बियॉन्डर क्यों बनते हैं, क्यों हमेशा खतरों का सामना करते हैं? क्लाइन अब भी डन के बारे में ही सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। क्लाइन अपने घर जाता है और मेलिसा नोटिस करती है कि उसका मूड ठीक नहीं है। क्लाइन अब मिस्टर एजिक और डेली को लेटर लिखकर बता देता है कि डन ने क्या किया। शायद वो उसका कोई जवाब दे सके। वो ग्रे फॉग में जाकर डन पे डिविनेशन भी करता है कि डन ने ऐसा क्यों किया, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। डिविनेशन करने के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब क्लाइन खुद पर डिविनेशन करता है कि क्या डन की वजह से क्लाइन पर कोई खतरा आ सकता है, और उसे जवाब मिलता है कि हाँ, डन की वजह से क्लाइन बहुत ही बड़े खतरे में पड़ने वाला है। तभी उसके पास एजिक का मैसेंजर एक लेटर लेके आता है। एजिक ने लिखा था कि इंसानों को खाने वाले काम तो वैम्पायर्स या म्यूटेंट्स ही करते हैं। वैम्पायर्स तो विलुप्त हो चुके हैं, तो हो सकता है डन कोई म्यूटेंट हो, लेकिन ये सिर्फ उसका अंदाजा है। तुम बस डन से संभल कर रहना। इसके बाद क्लाइन को डन की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है कि जल्दी से लेनर्ड के पास जाओ, उसे लेवेनस का पता मिल गया है और उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्लाइन अब लेनर्ड के पास पहुंच जाता है जो बताता है कि उसने आसपास पूछताछ करी तो उसे पता चला कि लेवेनस कुछ दिन इस घर में रुका था। लेनर्ड को छानबीन करने पर यहाँ कुछ नहीं मिला। हो सकता है क्लाइन के डिविनेशन से इन्हें कोई सीक्रेट रूम का पता चल जाए। क्लाइन अब डिविनेशन करता है और इन्हें एक सीक्रेट लेटर मिल जाता है जो कि असल में लेवेनस ने जानबूझकर इनके लिए ही छोड़ा था। लेवेनस इन्हें बताता है कि उसने टिंगेन में एक बॉम्ब लगाया है जो टाइम के साथ बड़ा होता जा रहा है और जब ये फटेगा तो पूरे टिंगेन का विनाश हो जाएगा। लेनर्ड कहता है कि हमें ये बात डन को बतानी होगी और दोनों जल्दी से ब्लैकथॉर्न पहुंच जाते हैं। लेकिन ये दोनों डन से मिले हैं उससे पहले वही प्रेग्नेंट लेडी मेगोस इनके पास आ जाती है। वो कहती है कि उसका मन किया इसीलिए वो यहाँ आ गई। क्लाइन अब स्पिरिट विजन ऑन कर मेगोस को देखने लगता है तो अचानक ही उसके होश उड़ जाते हैं और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। क्लाइन को पता चलता है कि मेगोस के पेट में जो बच्चा है वो ट्रू क्रिएटर है और क्लाइन ने अगर उसके पेट की तरफ देख भी लिया तो उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि गॉड्स को ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते। लेनर्ड क्लाइन के मन की बात पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि मेगोस के पेट में जो बच्चा है वही बॉम्ब है और वो ट्रू क्रिएटर को जन्म देकर इस धरती पे लाने वाली है। ये मेगोस से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई है तो मेगोस बोलती है कि लेवेनस के बारे में बात करने। उसने कहा था आपको लेवेनस के बारे में बहुत पता है। लेनर्ड पूछता है कि किसने कहा था तो मेगोस कहती है कि मेरे बच्चे ने। क्लाइन अब बोलता है कि आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ और लेनर्ड को इशारा करता है कि उसे बातों में उलझाए रखो। वो रोजेन को भी इशारा करता है कि कोई हरकत मत करना। क्लाइन अब भाग के डन के पास जाता है और उसे सब बता देता है। इधर लेनर्ड मेगोस से पूछता है कि वो और लेवेनस पहली बार कैसे मिले थे तो मेगोस बताने लगती है कि उसने लेवेनस को पहली बार एक पार्टी में देखा था। वो बहुत ही हैंडसम और अमीर था। सारी लड़कियां उसी को देख रही थीं। वो सब उसके साथ डांस करना चाहती थीं, लेकिन उसने मुझे डांस करने बुलाया। ऐसे ही मेगोस को उससे प्यार हो गया, लेकिन अब लोग कहते हैं कि वो फ्रॉड है और मुझे धोखा देके भाग गया। वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, अपने दोस्तों से मिलवाने भी ले जाता था। अब मेगोस को पता ही नहीं कि लेवेनस मेगोस पर रिचुअल करवाने ले गया था और उसी दिन ट्रू क्रिएटर को इन्होंने मेगोस के पेट में डाल दिया। इधर क्लाइन ने डन को बता दिया था कि मेगोस के पेट में ट्रू क्रिएटर है, इसीलिए हार्वी अचानक अपना कंट्रोल खोकर एक मॉन्स्टर बन गया क्योंकि उस दिन वो मेगोस का पीछा कर रहा था। जैसे ही इन्हें लेवेनस का लेटर मिला मेगोस खुद इनके पास चल के आ गई। ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा नहीं हो गया। क्लाइन समझ जाता है कि इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है वो जल्द ही खेल के मैदान में आने वाला है। इधर मेगोस थोड़ी पागल हो रही थी और वो अपने बाल खींचने लगती है।
डन कहता है कि मैगोस कभी भी अपना कंट्रोल खो सकती है, सभी बिना पावर वाले लोगों को यहाँ से जाने का बोल दो और पुलिस से कहो कि इस पूरे एरिया को खाली करवा दे। क्लाइन ये बात रोजेन को बता देता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद डन मॉर्स कोड में होली कैथेड्रल को मैसेज भेजता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि यहाँ ट्रू क्रिएटर का जन्म होने वाला है। ट्रू क्रिएटर सीक्वेंस 4 जितना पावरफुल तो होगा ही, हमें बैकअप की जरूरत है। पनिशर्स और हाइव माइंड को भी जल्दी यहाँ भेजो। क्लाइन मन में सोचता है कि सीक्वेंस 4 के क्रीचर से हम लोग जीत पाएंगे। काश मिस्टर एजिक यहाँ होते। तभी उसे एजिक के मैसेंजर की याद आती है। वो जल्दी से एजिक के मैसेंजर को बुलाता है और लेटर लिखकर उसे भी सब बता देता है। डन और क्लाइन अब चाइनीज गेट के अंदर जाते हैं ऐसे आर्टिफैक्ट लेने जिनसे वो मैगोस को मार सकें। क्लाइन कहता है कि उसे सेक्रेट सन एम्बलम वाला आर्टिफैक्ट चाहिए, तो डन बताता है कि इत्तेफाक से उसे कल ही बैकलुंड भेज दिया गया है और यहाँ सिर्फ 2 ही आर्टिफैक्ट रखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल हाई लेवल मॉन्स्टर पर किया जा सकता है। आर्टिफैक्ट 2105 ब्लड वेसल थीफ, जो कि दुश्मन की कोई भी एक पावर चुरा लेता है पर उसके चांसेस कम होते हैं। क्लाइन ये लेनर्ड के लिए उठा लेता है। डन उसे बताता है कि यह आर्टिफैक्ट लोगों की उम्र भी छीन सकता है, तो इसे अपने पास आधे घंटे से ज्यादा मत रखना। वहीं क्लाइन के पास सन चार्म है जिन्हें वो लड़ाई में इस्तेमाल करेगा। अब डन सोचता है कि उसे कौन सा आर्टिफैक्ट लेना चाहिए। तभी उसे सुनाई देता है कि सेंट सेलेना, और उसके पीछे हम एक पंख भी देखते हैं। डन अब बोलता है कि वो सेंट सेलेनस एशेस का इस्तेमाल करेगा। कीपर बोलते हैं कि उसके लिए तो होली कैथेड्रल की परमिशन लगेगी। तो डन कहता है कि यहाँ का कैप्टन होने के नाते और क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है तो मैं उस आर्टिफैक्ट को बिना परमिशन के भी ले सकता हूँ। कीपर अब सेंट सेलेना आर्टिफैक्ट डन को दे देता है। ये आर्टिफैक्ट चाइनीज गेट के लिए सील का काम भी करता था और इसके जरिए ये लोग मैगोस को सील कर सकते हैं। अब इन्हें जितना हो सके उतनी देर तक मैगोस को शांत रखना है और कोशिश करनी है कि वो ट्रू क्रिएटर को जन्म ना दे। इधर मैगोस पागल होकर अपने बाल खींचती जा रही थी। लेनर्ड की शैडो उससे कहती है कि भाई भाग ले यहाँ से। लेनर्ड फिर भी मैगोस को शांत रखने की कोशिश करता है कि लेवेनस जल्द ही उसके पास वापस आ जाएगा। मैगोस बोलती है कि किसी ने उससे कहा था कि अगर वो यहाँ आएगी तो ये लोग उसकी डिलीवरी जल्दी करवाने में मदद करेंगे। इधर डन क्लाइन को बोलता है कि उसके पास डेली का लेटर आया है। उसने बोला है कि मैं ही तुम्हें सब सच बता दूं कि उसने कैनली को क्यों खाया था। बियॉन्डर्स की दुनिया में एक नियम है कि बियॉन्डर की पावर यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कभी खत्म नहीं होते हैं, वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। जब भी कोई बियॉन्डर मरता है तो वो अपने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ जाता है। डेली और डन को जब इस बारे में पता चला था तो होली कैथेड्रल ने उन्हें इस बात को सीक्रेट रखने को बोला था। उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए थे। पहला कि जब भी कोई बियॉन्डर मरे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें भेज दो। दूसरा कि तुम खुद उन्हें खा जाओ, बस वो बियॉन्डर तुम्हारे ही पाथवे का होना चाहिए। इसीलिए डन ने कैनली को खाया था और वो ऐसा पहले भी कर चुका है। अब इस चीज ने बहुत से लोगों को कंफ्यूज किया है तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस सीजन में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डन अपने साथियों को बस इसीलिए खा रहा था ताकि उनका एक हिस्सा उसके अंदर जिंदा रहे। इसमें उसका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था। बाकी एक बार जब क्लाइन ग्रे फॉग में था तब उसने जोकर और बीबर की बॉडी से कुछ निकलते हुए देखा था। वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ही थे। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी मत सोचो। खैर, क्लाइन को पता चल जाता है कि डन कोई बुरा आदमी नहीं है। वहीं इधर मैगोस अपना कंट्रोल खोने लगती है। हम उस मास्टरमाइंड को देखते हैं जो पन्ने पर कुछ लिख रहा था और बोलता है कि आखिरी खेल अब शुरू होता है। अब इधर मैगोस का पेट फूल जाता है और वो खुद किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देख लेनर्ड तुरंत डन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैगोस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और वो उस शैतान बच्चे को कभी भी जन्म दे सकती है। डन अब सैंड्स एशेस का यूज करने की कोशिश करता है लेकिन मैगोस उन पे हमला कर देती है और बोलती है कि तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। डन अब सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और क्लाइन ब्लड वेसल थीफ वाला आर्टिफैक्ट लेनर्ड को दे देता है। वो उसे अपने हाथ में पहन लेता है लेकिन मैगोस इतनी तेज थी कि वो उस पर निशाना लगा ही नहीं पा रहा था। मैगोस इन पर नुकीले स्पाइक से हमला करने लगती है जो उसके बालों से निकल रहे थे। डन इनसे बोलता है कि भागकर मेमोरियल हॉल में चलो। मैगोस भी उनके पीछे भागने लगती है
लेनर्ड उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर वो एक जगह टिक ही नहीं रही थी। वो डन को खाने उसकी तरफ जाती है, लेकिन तभी क्लाइन एक रिचुअलिस्टिक मैजिक करता है, जिसमें वो एवरनाइट गॉडेस से प्रे करता है कि वो मैगॉस को और उसके बच्चे को थोड़ा स्लो कर दे। इससे मैगॉस एक जगह पर बंध जाती है और लेनर्ड अपने आर्टिफैक्ट से उस पे अटैक कर देता है, लेकिन मैगॉस इनकी पकड़ से छूट जाती है। वो अब डन का पीछा करने लगती है, जिसके पास सैंड्स एशेज है। डन उसे लेकर मेमोरियल हॉल में आ जाता है, जहां पर सभी मरे हुए बियॉन्डर्स का मेमोरियल बना हुआ था। यहाँ एवरनाइट गॉडेस का सिंबल भी था, जिसकी वजह से मैगॉस को तकलीफ हो रही थी। डन अब क्लाइन और लेनर्ड को पीछे रहने को बोलता है कि ठीक 10 सेकंड बाद तुम लोग अटैक करना, चिंता मत करो, हम टिंगेन को जरूर बचा लेंगे और हमारे शहीद हुए साथी भी हमारे साथ लड़ रहे हैं। क्लाइन और लेनर्ड अब 10 सेकंड्स गिनने लगते हैं। डन अब सेंट सेलेना की एशेस खोलता है, जिससे मैगॉस सील होने लगती है, लेकिन पूरा सील होने से पहले ही वो डन पर एक टेंटिकल से हमला कर देती है। क्लाइन और लेनर्ड अब आगे जाते हैं। क्लाइन अपने सन चार्म से हमला करता है, जिससे मैगॉस के अंदर से शैतानी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है और एक पल को ऐसा लगता है कि जैसे वो जल के राख हो गई हो। लेकिन मैगॉस बिल्कुल ठीक थी और वो क्लाइन को एक कट भी मार देती है। लेनर्ड अब मैगॉस की छिनी पावर से ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रू क्रिएटर की पावर इनके सामने भारी पड़ रही थी। नाइट हॉक्स की बिल्डिंग में बड़ा धमाका होता है, जिसे बाहर खड़े लोग भी देखते हैं और भागने लगते हैं। अब एक आदमी नाइट हॉक्स की बिल्डिंग की तरफ ही जा रहा था। उसके पास एवरनाइट का बैज भी था, तो पुलिस वाले को लगता है कि ये हेडक्वार्टर्स से आया होगा और वो उसे अंदर जाने को बोलता है और उस आदमी ने लाल टोपी पहनी थी। इधर क्लाइन और लेनर्ड किसी तरह मैगॉस के टेंटिकल से बच रहे थे और दोनों की हालत खराब हो गई थी। लेनर्ड तो बेहोश ही हो जाता है। क्लाइन का संचार्म मैगॉस गिरा देती है। वो अपने टैरो कार्ड से उस पे हमला करता है, क्योंकि बाकी हथियार ट्रू क्रिएटर के सामने बेकार हो गए थे। लेकिन मैगॉस अपने टेंटिकल्स क्लाइन के अंदर घुसा देती है, पर क्लाइन रियलाइज करता है कि ये तो सपना था। डन ने मैगॉस को अपने नाइटमेयर में खींचकर बांध दिया था, पर वो शैतानी बच्चा फिर से मैगॉस को छुड़ा लेता है। उसके जन्म का टाइम हो रहा था और टिंगेन शहर में तूफान आ जाता है। जोरों की बिजली चमकने लगती है, जैसे कोई प्रलय आ रहा हो। रोजेन बाहर खड़ी नाइट हॉक्स के लिए प्रे करती है। क्लाइन की मरने जैसी हालत हो गई थी। वो कहता है कि हम उसे पैदा नहीं होने दे सकते। तभी वो डन को देखता है, जो मैगॉस की तरफ जा रहा था। डन अब अपने अंदर हाथ घुसाकर अपने दिल को बाहर निकाल लेता है और उसे सेंट सेलेना की एशेस पर रख देता है। इससे आर्टिफैक्ट की पावर कई गुना बढ़ जाती है और मैगॉस अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। अब हम बाकी बियॉन्डर्स की आत्माओं को भी देखते हैं, जो डन का साथ दे रहे थे। डन अब अपने नाइटमेयर से मैगॉस को बांध देता है और क्लाइन को इशारा करता है। क्लाइन अब रोते हुए सन चार्म से अटैक करता है, जिससे मैगॉस अब पूरी तरह से जल के राख हो जाती है और ये बैटल खत्म हो जाता है। क्लाइन डन से कहता है कि कैप्टन हम जीत गए और डन कहता है कि हाँ क्लाइन, हमने टिंगेन को बचा लिया। इतना कहते ही डन की मौत हो जाती है। मैगॉस को मारने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया। मरते हुए डन डेली को याद करता है, जिसे पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो गया। क्लाइन डन के पास जाकर रोने लगता है। वो उसे हीलिंग पोशन भी पिलाने की कोशिश करता है और तभी पीछे से क्लाइन पर कोई अटैक करता है और उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकाल देता है। ये काम उसी लाल टोपी वाले आदमी ने किया था। वो जाके सेंट सेलेना की एशेज उठा लेता है। क्लाइन मरने से पहले उसकी शक्ल देखता है और फिर क्लाइन की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, यही आदमी है मास्टरमाइंड और इसका नाम है इंस ज़ेंगविल। ये वही बियॉन्डर है जो नाइट हॉक में काम किया करता था, लेकिन ये एक आर्टिफैक्ट चुरा के भाग गया था। जो आर्टिफैक्ट इसने चुराया था उसका नाम है 008 क्विल ऑफ आजुल होद। ये दिखने में एक पंख के जैसा लगता है, जिससे पुराने जमाने में लोग लिखा करते थे। दोस्तों, इस क्विल की पावर ये है कि इससे जो भी लिखा जाता है वो सच हो जाता है, यानी आप कोई भी कहानी लिखो वो सच हो जाएगी। इंस को असल में सेंट सेलेना की एशेस चाहिए थी और उसने यही चीज इस क्विल से लिखी थी। दोस्तों, यहाँ पर हमें जो वॉइस ओवर सुनने को मिलता है वो इस आर्टिफैक्ट का ही होता है, क्योंकि ये एक लिविंग आर्टिफैक्ट है और अब तक जो कुछ भी हुआ है वो इस क्विल से लिखी कहानी का ही हिस्सा है। एंटीगोनस नोटबुक का टिंगेन में आना, वो नोटबुक फिर क्लाइन के दोस्तों के पास जाती है। क्लाइन फिर उसे रे बीबर के घर दे आता है। इसके बाद क्लाइन मर जाता है और फिर वो वापस जिंदा भी हो जाता है। ये चीज तो क्विल को भी समझ नहीं आई थी। क्लाइन ना सिर्फ बच जाता है बल्कि नाइट हॉक्स को ज्वाइन कर लेता
है और सीक्रेट ऑर्डर के मेंबर को भी मार देता है। इससे तो इंस भी गुस्सा हो गया था, लेकिन उसका मेन गोल सेंट सेलेना है। इसके बाद डन की स्पिरिचुअलिटी ट्रू क्रिएटर को देखने से कमजोर हो जाती है, बल्कि रिचुअल के दौरान ट्रू क्रिएटर भी समझ गया था कि यहाँ क्या नाटक चल रहा था, पर उसे भी धरती पे आना था तो उसने कुछ नहीं बोला। क्लाइन को तो ये भी पता लग गया था कि कोई मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे से ये इत्तेफाक करवा रहा है। उसने डन को एक्टिंग मेथड के बारे में भी बता दिया, जिससे इंस को अपनी स्टोरी फिर से बदलनी पड़ी। इसके बाद डन ने अपने साथी केनली के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंज्यूम किया, जिससे उसकी एक्टिंग मेथड में थोड़ी रुकावट आ गई। इसके बाद मेगोस से लड़ने के लिए उसने सेंट सेलेना की एशेज बाहर निकलवाई, वो भी उसने क्विल की वजह से ही किया था। इसके बाद इंस ने क्लाइन को भी मार दिया, जो बार बार उसके प्लान में टांग अड़ा रहा था। अब इंस ज़ेंगविल एक रिचुअल करता है और सेंट सेलेना की एशेस को कंज्यूम कर लेता है, जिससे वो सीक्वेंस 5 के बियॉन्डर से सीक्वेंस 4 का बियॉन्डर बन जाता है। यानी अब वो आधा इंसान और आधा गॉड बन चुका है। तो दोस्तों, ये सारा प्लान इंस ज़ेंगविल ने इसीलिए बनाया था ताकि वो सीक्वेंस 4 का बियॉन्डर बन सके और एवरनाइट चर्च से बदला ले सके। एजिक के बेटे की खोपड़ी भी इसी ने चुराई थी। उसने आधी खोपड़ी का इस्तेमाल कर मेगोस के पेट में ट्रू क्रिएटर का बच्चा डाला और बाकी आधी खोपड़ी से आज का ये रिचुअल किया। जरूरी नहीं कि आप पोशन पीकर ही अपना एडवांसमेंट करें। अपने से बड़े बियॉन्डर के कैरेक्टरिस्टिक को कंज्यूम करके भी एडवांसमेंट किया जा सकता है। जैसे केनली का सीक्वेंस अगर डन से ज्यादा होता तो डन उसे खाकर अपना सीक्वेंस बढ़ा सकता था। सेंट सेलेना एक सीक्वेंस 4 की बियॉन्डर थी, डार्कनेस पाथवे से, जिसके मरने के बाद वो अपने पीछे ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आर्टिफैक्ट छोड़ गई थी। इसी को कंज्यूम करके इंस भी अब सीक्वेंस 4 का बियॉन्डर बन गया है। उसने ना सिर्फ अपना सीक्वेंस बड़ा कर लिया, बल्कि अपना पाथवे भी चेंज कर दिया, क्योंकि पहले वो डेथ पाथवे का बियॉन्डर था और अब डार्कनेस पाथवे का नाइट वॉचर बन गया है। हम देखते हैं कि वो क्विल अब भी कहानी लिखे जा रहा था कि टिंगेन में किसी को पता नहीं चला कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए हैं, और टिंगेन की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जो भी देखा वो इस क्विल का ही किया धरा था। अगर आपने एपिसोड देखे हैं तो आपको कई बार स्क्रीन पर एक पंख आते जरूर दिखा होगा, वो यही क्विल था। इससे लिखी कोई भी कहानी सच हो जाती है, बस वो कहानी थोड़ी लॉजिकल होनी चाहिए, वरना ये खुद उस कहानी को लिखने लगता है। खैर, इसके बाद हम लेनर्ड को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि डन और क्लाइन दोनों की मौत हो गई है, जो सुन उसे बहुत बुरा लगता है। सीका आगे कहती है कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था उसका पता लग गया है और रेड ग्लव्स उसकी तलाश कर रहे हैं। लेनर्ड को भी मास्टरमाइंड से बदला लेना है, तो वो सीका से कहता है कि उसे भी रेड ग्लव्स ज्वाइन करना है। इधर हम मेलिसा और बेंसन को देखते हैं। आम लोगों को यह बताया गया था कि टिंगेन में एक क्रिमिनल घुस आया था, पर उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। मेलिसा को लगता है कि शायद क्लाइन भी इसीलिए सुबह टेंशन में था, इसीलिए मेलिसा क्लाइन के लिए सर्कस की टिकट्स लेके आई थी कि वो तीनों सर्कस देखने जाएंगे तो क्लाइन का मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तभी कोई इनके दरवाजे पर आता है। मेलिसा को लगता है कि ये क्लाइन है, पर यह लेनर्ड था। लेनर्ड इन्हें खबर देता है कि क्लाइन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद डन और क्लाइन दोनों का साथ में फ्यूनरल किया जाता है। डेली को भी हम बारिश में बैठा देखते हैं। किसी को पता ना चला हो तो डन और डेली एक दूसरे को पसंद करते थे, बस कभी कह नहीं पाए। क्लाइन की बॉडी को दफना दिया जाता है और मेलिसा उसकी विसल भी कब्र में डाल देती है। अब उन्हें नहीं पता कि ये विसल जादुई है। क्लाइन की कब्र पे लिखा था बेस्ट ओल्डर ब्रदर, बेस्ट यंगर ब्रदर और बेस्ट कलीग। थोड़ी देर बाद यहाँ सिर्फ बेंसन और मेलिसा ही रह जाते हैं। मेलिसा अपना वो कछुए वाला टॉय चलाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हम दूर खड़े मिस्टर एजिक को भी देखते हैं, जो कहता है कि मुझे माफ करना क्लाइन, मुझे आने में देर हो गई, पर शायद मैं जान गया हूँ कि मास्टरमाइंड कौन है। टिंगेन में पूरे दिन बारिश होती है, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मेमोरियल हॉल में लेनर्ड क्लाइन और डन के लिए मोमबत्ती जलाता है। कुछ देर बाद में बारिश बंद हो जाती है और सूरज की रोशनी दिखने लगती है। कब्रिस्तान में हॉर्नासिस सुनाई देता है और हम क्लाइन की कब्र से उसका हाथ बाहर निकलते हुए देखते हैं। हमें फिर से माउंटेन्स पे बना वही सिंहासन देखने को मिलता है जिसके सामने क्लाइन खड़ा था।
क्लाइन ग्रे फॉग में आ जाता है और जी हाँ दोस्तों, क्लाइन फिर से जिंदा हो गया है। उसके सारे घाव भर गए हैं और दिल भी नया आ गया था। क्लाइन के पास एजिक की विसल भी थी, शायद उसे भी क्लाइन के साथ दफनाया गया था, इसीलिए क्लाइन को भी नहीं पता कि वो वापस जिंदा कैसे हो गया। क्लाइन जान गया है कि मास्टरमाइंड इंस ज़ैंगविल था। उसके साथ जो भी इत्तेफाक हो रहे थे वो आर्टिफैक्ट क्विल ने बनाए थे। इंस को सेंट सेलेना की एशेस चाहिए थी, जिसके लिए उसने डन का इस्तेमाल किया। क्लाइन अब डिविनेशन कर पूछता है, इंस ज़ैंगविल अभी कौन से शहर में है? लेवेनस की लोकेशन क्या है? क्लाइन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ हो सकता है? और इन तीनों सवालों का उसे एक ही जवाब मिलता है, बैकलुंड। क्लाइन इसके बाद डन की कब्र पे जाता है, जिस पर लिखा था द ट्रू गार्डियन, मोस्ट ट्रस्टेड कंपेनियन, कैप्टन फॉरएवर। उसे डन के कहे आखिरी शब्द याद आते हैं कि हमने टिंगेन को बचा लिया। क्लाइन उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर यहाँ से चला जाता है। एक पेड़ के नीचे छुपकर वो अपने घर की तरफ देखता है। मेलिसा और बेंसन अब भी दुखी हैं, पर क्लाइन उनके सामने नहीं जाता। वो दोनों कुछ सामान लेने बाहर जाते हैं। तभी उनके पास एक क्लाउन आता है जो इन्हें पीले फूलों का एक गुलदस्ता देता है, जो कि खुशी का सिंबल होते हैं। क्लाउन फिर इन्हें स्माइल करते हुए देखता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये क्लाउन और कोई नहीं बल्कि क्लाइन ही है, जो आखिरी बार अपने भाई बहन से मिलने गया था और पीले फूल देकर वो उनसे कह रहा था कि वो लोग खुश रहें। अंदर से दुखी होकर भी जो दूसरों के लिए स्माइल करता है वही क्लाउन होता है। इसी के साथ ये क्लाउन अपनी फैमिली को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चला जाता है। ये लोग अब क्लाइन को कभी नहीं देखेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्लाइन ने उन्हें बताया क्यों नहीं कि वो जिंदा है। पहली बात तो ये कि वो उन्हें एक्सप्लेन कैसे करेगा, वो मर के जिंदा कैसे हो गया। और नाइट हॉक वाले तो क्लाइन को कोई ज़ॉम्बी या भूत समझ लेंगे। दूसरी चीज की ओरिजिनल क्लाइन तो वैसे भी मर ही गया था। ये तो नकली क्लाइन है जो इतने दिनों से इनके साथ रह रहा था, तो एक न एक दिन तो इसे भी इनको छोड़ के जाना ही था। साथ ही बियॉन्डर होना खतरे का काम है, तो क्लाइन जितना इनसे दूर रहेगा उतना इनके लिए अच्छा है। और क्लाइन की मंजिल अब बैकलुंड है, तो वो वैसे भी टिंगेन में नहीं रुक सकता। नकली होकर भी क्लाइन ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। और अब क्लाइन की मौत पर कंपेंसेशन के लिए बेंसन और मेलिसा को 8,000 पाउंड्स दिए जाएंगे। आपको याद दिला दूं कि ये लोग बहुत गरीब थे। क्लाइन की नाइट हॉक्स में सैलरी 12 पाउंड पर मंथ थी और बेंसन की सिर्फ 5 पाउंड पर मंथ। इतने पैसे क्लाइन 50 साल में भी नहीं कमा सकता था, तो कम से कम अब इन दोनों को जिंदगी भर पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। रही बात कि क्लाइन वापस जिंदा कैसे हो गया, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि ये भी उसकी पावर का एक हिस्सा है। अब ये पावर कौन सी है और वो कितनी बार जिंदा हो सकता है, ये बाद में जानेंगे। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे लेनर्ड की शैडो का राज क्या है, इंस अब आगे क्या करेगा, हॉर्नासिस क्या है, ये सब हमें अगले सीजन में पता चलने वाला है। बस क्लाइन अब बैकलुंड जा चुका है और उसका नया नाम होगा शेरलॉक मोरेती। सीजन 2 अगले साल तक आ जाना चाहिए। ये कहानी इतनी बड़ी है कि इसे कवर करने में 5 सीजन्स और 4 मूवीज लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे ये एनीमे बहुत अच्छा लगा है, बस इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। और क्लाउन वाले सीन ने तो सच में बहुत इमोशनल कर दिया था। वो एक फूल बनकर उनके साथ रहा और एक क्लाउन बन के उन्हें छोड़ के चला गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तो इसी बात पर दोस्तों एक आखिरी बार कमेंट्स में प्रेज द क्लाउन